For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. चलो बेटा आएंगे। अब तक हम 3 क्लासेस में क्या पढ़ चुके हैं एक बार रिकॉल करते हैं। माय नेम, सबसे पहली चीज पढ़ी हमने एप्लीकेबिलिटी, दूसरी चीज पढ़ी हमने प्राइवेट कंपनी, फिर पढ़ा पब्लिक कंपनी, फिर पढ़ा स्मॉल कंपनी, फिर पढ़ा गवर्नमेंट कंपनी, फिर पढ़ा होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, पीएफआई, टॉर्मेंट कंपनी और निधि कंपनी, 1% कंपनी। आज थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास का मेन टारगेट रहेगा सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 8। उसके अलावा अगर टाइम बच गया तो और देख लेंगे क्या कर सकते हैं। प्लीज बेटा पढ़ना शुरू करेंगे। पेज नंबर 137 ओपन करेंगे सब बच्चे। पेज नंबर 137 पढ़े। हाँ हाँ हाँ, हो चलो, कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? पेज नंबर 137 पढ़ना शुरू करेंगे बेटा। टॉपिक का नाम क्या है? प्रोमोटर। तो सीए फाउंडेशन लेवल में जितना जानने की जरूरत है उसके हिसाब से हम नॉलेज लेने की कोशिश करेंगे। प्रोमोटर मतलब क्या? तो प्रोमोटर की परिभाषा हमको सेक्शन 2 क्लॉज 69 में पढ़ने को दे रखी है। ऑब्वियसली बात है, हमें कंपनीज एक्ट में कुछ बातें डिफाइन कर रखी है। तो क्यों डिफाइन करेंगे? क्योंकि उसका मकसद है। अगर हमें पहले से किसी शब्द का कोई मतलब, मायना पता होगा, डेफिनेशन पता होगी, तो हम उसके अकॉर्डिंगली काम को डील करेंगे। हम प्रोमोटर का मतलब इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज हम आज आगे जाके थोड़ी देर में ही पढ़ने वाले हैं कि सेक्शन 7 में अगर कोई भी घपला होता है, सेक्शन 7 में हम कंपनी को रजिस्टर करना सीखेंगे। तो अगर हम कंपनी को रजिस्टर करते समय कोई भी फॉल्स, इनकरेक्ट, इनएक्यूरेट कोई बात जो बतानी चाहिए थी वो सप्रेस कर देते हैं, या जो बताना चाहिए था उसको गलत बताते हैं, तो इस केस में प्रमोटर आप लायबल हो जाओगे अंडर सेक्शन 447। तो आप यहाँ जानना चाहोगे प्रमोटर होता कौन है। इसलिए हम ऊपर सबसे पहले सेक्शन 2 क्लॉज 69 में किसकी बात को समझ रहे हैं कि प्रमोटर का मतलब होता क्या है। आप सबने 11 12th में इतना ही पढ़ रखा है कि प्रमोटर का मतलब क्या? एक ऐसा इंसान जिसके दिमाग में आइडिया है कंपनी खोलने का, जो ये सोच रहा है कि मुझे इस टाइप की कंपनी खोलनी है। तो सिंपल भाषा में कहा जाए तो प्रमोटर का यही मतलब है। स्टडी मटेरियल में क्या लिखा है? प्रमोटर मतलब कौन? एक ऐसा एक ऐसा इंसान जो कंपनी को फॉर्म कर रहा है, एक ऐसा इंसान जिसके दिमाग में आइडिया डेवलप हुआ कि मुझे इस टाइप की कंपनी खोलनी चाहिए। उसके पास सिर्फ आइडिया है, पैसे नहीं है। उसने उस आइडिया पे इन्वेस्ट करने के लिए जिनसे पैसा मांगा, उन लोगों को हमने मेंबर पुकारा। आप सिंपल भाषा में उसको शेयर होल्डर बोल देते हो। शेयर होल्डर वो इंसान है जो कंपनी में क्या कर रहा है? इन्वेस्ट कर रहा है। ही इज इन्वेस्टर। लेकिन क्या उन शेयर होल्डर के पास भी समय हो सकता है कंपनी में डे टू डे काम करने का? नहीं। उसके लिए वो शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो कंपनी में आइडिया किसी और का था कि हम इस टाइप की कंपनी खोलेंगे, उस आइडिया में इन्वेस्ट किसी दूसरे इंसान ने किया, और उस इन्वेस्टमेंट के बाद उस पर डेली काम करने के लिए हमने कोई थर्ड बंदा अपॉइंट किया, जिसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टर। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में क्या होता है, अगर मेरा आइडिया है तो मैं कुछ पैसे तो लगाऊंगा, और मैंने कुछ पैसे लगाए हैं और मेरा आइडिया है तो मैं कंपनी का डायरेक्टर भी बनूंगा। और सब लोग मुझे डायरेक्टर बना भी देते हैं। क्यों? आइडिया मेरा है तो मैं उस कंपनी को बेहतर तरीके से चला पाऊंगा। बट अगर नॉर्मल देखा जाए तो थियरी दोनों तीनों में अलग अलग है। प्रोमोटर एक ऐसा इंसान होता है जिसका सिर्फ आइडिया था। डायरेक्टर एक ऐसा इंसान होता है जो कंपनी में डे टू डे डिसीजन ले रहा होता है। और शेयर होल्डर एक वो इंसान होता है जिसने उस डायरेक्टर को इतने पैसे दिए होते हैं कि तू ये काम इन पैसों से कर लेना। तो तीन अलग अलग लोग होते हैं। बट इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? प्रोमोटर भी मैं, डायरेक्टर भी मैं, इन्वेस्ट भी मैं कर रहा हूँ, तो शेयर होल्डर भी मैं। इसी वजह से डेफिनेशन थोड़ी बेहतर लिखी गई है कंपनीज एक्ट 2013 में। हम उस डेफिनेशन फोकस करेंगे कि प्रमोटर कौन। हम कह रहे हैं अगर हम कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जाएं तो प्रमोटर की डेफिनेशन एग्जैक्टली आपको ये याद करनी है जो हमने पढ़नी है। अभी पढ़ो क्या लिखा है। प्रमोटर कौन? प्रमोटर एक वो इंसान जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा है। कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो क्या इशू करेगी? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में बताएगी उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, उसकी पास की बैलेंस शीट्स कैसी हैं, उसकी कंपनी का मिशन क्या है, उसकी कंपनी का विजन क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो इतना पैसा लेने के बाद शेयर होल्डर का पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करेगी, उस बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, उस इन्फॉर्मेशन वाली बुकलेट को क्या बोलते हैं?
प्रोस्पेक्टस। तो उस बुकलेट में लिखा होता है कंपनी का डायरेक्टर कौन है, कंपनी का प्रमोटर कौन है। तो उस प्रमोटर वाली जगह पे अगर आपका नाम लिखा है तो आप क्या, प्रमोटर, क्योंकि आपका नाम कहाँ लिख दिया, प्रोस्पेक्टस में। या फिर जैसे प्राइवेट कंपनी है वो तो प्रोस्पेक्टस इशू ही नहीं कर सकती, लेकिन उसको भी हर साल एनुअल रिटर्न्स तो जमा करनी पड़ेंगी। एनुअल रिटर्न्स जमा करनी पड़ती है सेक्शन 92 में। तो अगर एनुअल रिटर्न जो जा रही है उसमें क्या लिख दिया, डायरेक्टर कौन, ये कौन सा डायरेक्टर रिटायर हुआ, ये प्रमोटर कौन था, ये, तो प्रमोटर में अगर वहां आपका नाम लिख दिया तो आप क्या, प्रमोटर। बेशक आपका आइडिया था या नहीं था, हम आपको प्रमोटर मान लेंगे अगर आपका नाम कहां लिखा हुआ है, प्रोस्पेक्टस में या एंटन में। एक्चुअल जिंदगी में ऐसा हो सकता है प्रमोटर में, कंपनी मैंने खोली लेकिन प्रमोटर में नाम अपनी वाइफ का डाल दिया प्रोस्पेक्टस में, हाँ है ना। मैंने एनुअल रिटर्न्स में अपनी वाइफ का नाम डाल दिया कि ये बंदी प्रमोटर है, बट मेरी वाइफ को तो पता भी नहीं कि मैंने उसका नाम डाल रखा है, तो लोग मिसयूज कर सकते हैं। तो वहां एक्चुअली में क्या मेरी वाइफ ने कुछ पंगे किए, बाद में वो जाएगी जेल, क्योंकि वो कौन है, प्रमोटर। उसके ऊपर सेक्शन 447 का फ्रॉड का सेक्शन लगेगा अगर कुछ घपला पाया जाता है। एंड 447 में 10 इयर्स तक की जेल है, मतलब अगर मैं किसी को छेड़ दूं ना 3 साल की जेल है। और कंपनी अगर मैंने फ्रॉड करके खोल दिया तो कितने साल की जेल है। मतलब आजकल व्हाइट कॉलर क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं। दो टाइप के कॉलर होते हैं, एक व्हाइट होता है, एक ब्लू होता है। ब्लू कौन पहनता है, जो लेबर होता है। एंड व्हाइट कौन पहनता है, जो कंपनी को चलाते हैं, सैलरी वाले लोग, डायरेक्टर्स वाले लोग। तो व्हाइट कॉलर मतलब आजकल अच्छे लोग ज्यादा क्राइम कर रहे हैं, इसलिए 447 उन लोगों पे नकेल कसने के लिए, उन लोगों को जेल के अंदर ले जाने के लिए। सेक्शन 447 किसका सेक्शन है, फ्रॉड का, जिसमें मैक्सिमम जेल कितने साल की है, 10 साल की भी जेल है। तो प्रमोटर जेल जाएगा, तो क्या मेरी वाइफ जेल चली गई क्योंकि मैंने उसका नाम कहाँ लिख दिया, प्रोस्पेक्टस में एज अ प्रमोटर, या कहाँ लिख दिया, एनुअल रिटर्न्स, जो कि सेक्शन 92 में जाती है, हर साल एनुअली एक रिटर्न जाती है, उसमें मैंने अपनी वाइफ का नाम लिख दिया। तो क्या एक्चुअली में वो प्रमोटर है, क्या एक्चुअली में सही बंदा जेल के पीछे गया, कोई और, जबकि कंपनी तो मैं चला रहा हूँ। तो प्रमोटर में हमने दूसरी बात पढ़ी, पॉइंट नंबर बी क्या कह रहे हैं, हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को कंट्रोल करता है, या तो एज अ शेयर होल्डर कर रहा होगा या एज अ डायरेक्टर कर रहा होगा। अगर मैं अपनी कंपनी के 80% शेयर लेके बैठा हूं तो क्या सारा मेरा ही डिसीजन चल रहा होगा, डायरेक्टर पूछते होंगे ये काम कर ले, नहीं। तो 80% लोगों ने ना कह दिया, मतलब वोटिंग पावर 80% कैसी है, नो में जा रही है, तो क्या वो काम हो पाएगा, ये काम कर ले, हाँ कर लो, 80% हाँ चली गई, आसानी से कोई भी रूल पास हो जाएगा। तो हमने बोला कि भाई अल्टीमेटली कंपनी कौन चला रहा है, वो शेयर होल्डर, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी शेयर है, या फिर वो डायरेक्टर, जिसके सब डायरेक्टर्स आपस में उनकी बात ही सुनते हैं। तो या तो आप अपनी कंपनी में एज ए डायरेक्टर चला रहे हो, या आप उस कंपनी में एज अ शेयर होल्डर अपनी बात चला रहे हो, आप कंट्रोल आप ही का है, बेशक नाम किसी और का लिखा है, तो हम आपको मान लेंगे प्रमोटर। मैं तो डायरेक्टर हूं, मैं प्रमोटर नहीं हूं, हम कह रहे हैं एज पर लॉ आप प्रमोटर हैं, क्योंकि आपका नाम कहां लिखा है, सेक्शन 2 क्लॉज 69 में। हम किसको प्रमोटर मान लेंगे, उस डायरेक्टर को, उस शेयर होल्डर को, जो कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। जबकि हमने शुरुआत में क्या बोला था, 3 अलग अलग लोग होते हैं, प्रमोटर अलग है, शेयर होल्डर अलग है, और डायरेक्टर अलग है। लेकिन कंपनी एक्ट का मकसद क्या है, कल्प्रिट को पकड़ना। अगर प्रमोटर को जेल पहुंचाना है तो एक्चुअली प्रमोटर कौन कहलाएगा, जो कंपनी को चला रहा है, जो कंपनी में आइडिया रख रहा है। और यहाँ पे हमने पाया कि कंपनी को कौन चला रहा है, शेयर होल्डर चला रहा है, या कौन चला रहा है, डायरेक्टर। एंड पॉइंट नंबर 3, कई बार कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रमोटर एक ऐसे इंसान को बना देते हैं जिसको कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं। मैंने अपने ड्राइवर को प्रमोटर बना दिया ताकि कल अगर जेल जाए तो कौन जाए, बिकॉज नाम तो उसका लिखा है प्रमोटर। लेकिन वो बेचारा डायरेक्टर, वो बेचारा ड्राइवर एज ए डायरेक्टर, वो जो भी काम करता है वो मेरे डायरेक्शंस पे करता है। मैं कहता हूँ यहाँ साइन कर दो, यहाँ साइन कर दिया। मैं कहता हूँ कल जाके कंपनी में ये रेजोल्यूशन पास करना है, कहता ठीक है काम कर दूंगा। कल ये फॉर्म जमा करना है, कर दूंगा। तो मेरा जो ड्राइवर है, बेशक कंपनी में क्या है, एज ए डायरेक्टर, क्या मैं उसके ऊपर कोवर्जन कर सकता हूँ, क्या मैं उसके ऊपर अंडर इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। आपको अंडर इन्फ्लुएंस याद होगा, मास्टर एंड सर्वेंट। तो मैं अपनी बातें मनवा सकता हूँ, ड्राइवर की पोस्ट पे रहना है कि नहीं रहना,
तो तुम्हें मेरी कंपनी का डायरेक्टर भी बनना पड़ेगा। तो एक्चुअली में क्या वो कल्पिट इंसान है, क्या एक्चुअली में कंपनी में घपलेबाजी वो कर रहा है या मैं करवा रहा हूँ? तो लॉ क्या कहता है, इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, मेरी एडवाइस पे, इन 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 हुज डायरेक्शन, मेरे डायरेक्शन पे, इन हुज इंस्ट्रक्शन, मेरे डायरेक्शन पे, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकस्टम टू एक्ट है, वो वही काम कर रहे हैं जैसा मैंने उन्हें करने के लिए कहा है, तो एक्चुअली में वो डायरेक्टर प्रमोटर नहीं है, मैं प्रमोटर हूँ, क्योंकि मेरी एडवाइस पे काम हो रहा है, मेरे डायरेक्शंस पे काम हो रहा है, मेरे इंस्ट्रक्शंस पे काम हो रहा है, तो मैं कंपनी का प्रमोटर कहलाऊंगा। तो इतनी वास्ट डेफिनेशन के थ्रू हमने क्या किया, हमने एक्चुअल कल्प्रिट को पकड़ने की कोशिश की। सिंपल सी बात, हम सबसे पहले क्या जानेंगे, प्रमोटर कौन, हम झांकेंगे प्रोस्पेक्टस में नाम किसका है, उसका नाम, ये बंदा प्रमोटर है, सही, ये तो नेपाल भाग गया, ओके। एनोटन में किसका नाम है, इसका नाम है, सही, ये कहा है, सही, ये भी नेपाल भाग गया। तो कंपनी चला कौन रहा है डेली बेसिस पे, सही, ये चला रहा है, इसका नाम क्या है, राजेश, राजेश तुम कंपनी के डायरेक्टर हो, तुम हो जाओगे प्रमोटर, तुम जाओगे जेल। मैं तो राजेश हूं, मैं तो ऋषभ गौर का ड्राइवर हूं, मुझे नहीं पता कंपनी में क्या हो रहा है। ऋषभ गौर सर जहां साइन करने को बोलते हैं, कहाँ है तेरा ऋषभ गौर मालिक, वो तो वहां पे है, वो स्पा ले रहा है, स्पा से मुझे धड़ दबोचेंगे और क्या बोलेंगे, आजा, तेरी एडवाइस, तेरे डायरेक्शन, तेरे इंस्ट्रक्शन पे बीओडी अकस्टम टू एक्ट है, तू जो तू कहता है बीओडी वही करते हैं, तो एक्चुअली में प्रमोटर तू है। तो सेक्शन 7 के तहत हम जब प्रमोटर को जेल भेजेंगे तो कौन जेल जा रहा होगा, मैं। तो प्रमोटर की डेफिनेशन इतनी वास्ट की गई है कि हम कहीं ना कहीं उस इंसान को पकड़ सकें जो इंसान कंपनी में कुछ भी गलत करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए प्रमोटर की डेफिनेशन को इतना वास्ट किया गया। कौन कौन है प्रमोटर, पहला जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा है, दूसरा या फिर जिसका नाम एनुअल रिटर्न्स जो कि सेक्शन 92 में जाता है वहां लिखा है, दूसरा जिसकी कंपनी में चलती है या तो एज अ डायरेक्टर चलती है या फिर एज अ शेयर होल्डर चलती है, एंड तीसरा जिसके एडवाइस, जिसके डायरेक्शन, जिसके इंस्ट्रक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकस्टम टू एक्ट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वही करते हैं जैसा वो एडवाइस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। क्या एडवाइस, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शंस एक चार्टेड अकाउंटेंट, एक लॉयर, एक अकाउंटेंट भी देता होगा कंपनी के डायरेक्टर्स को, ये खर्चा मत लिख लेना वरना कंपनी इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएगी। एडवोकेट ने कंसल्ट किया, सीए ने बोला ये काम मत कर लेना भाई साहब वरना कंपनी फंस जाएगी हमारी, तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीए उस एडवोकेट की भी सुन रहे हैं? लेकिन वो एडवोकेट और सीए की इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि वो तो प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस दे रहे हैं, बोलो हाँ। तो अगर कोई चार्टेड अकाउंटेंट, कोई सॉलिसिटर, कोई बैंकर, कोई वकील, कोई सीए अगर कोई एडवाइस दे रहा है प्रोफेशनल कैपेसिटी में, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें, हम उसे प्रमोटर ट्रीट, क्योंकि वो तो एडवाइस देने के पैसे ले रहा है, यानी उसका तो ये बिजनेस है। तो अगर वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस दे रहा होगा, इंस्ट्रक्शंस दे रहा होगा, कमांड्स दे रहा होगा, और बीओडी वैसे ही काम कर रहे होंगे, लेकिन उसने एडवाइस कैसे दी है, प्रोफेशनल कैपेसिटी में, वो इस एडवाइस देने के पैसे लेता है, तो उस बंदे को हम क्या नहीं मानेंगे, प्रोमोटर नहीं मानेंगे। एंड प्रोमोटर नहीं मानेंगे मतलब वो वहां नीचे कल्पिट नहीं होगा, वो जेल नहीं जाएगा, वो अलग चीज में जेल जाएगा, वो एज अ प्रोमोटर जेल नहीं जाएगा। तो प्रोमोटर की परिभाषा क्या हो गई, प्लीज रिकॉल करेंगे, सेक्शन 2 क्लॉज 69 डिफाइन करता है किसकी परिभाषा। अब लॉजिक जाओ भूल, एग्जाम में आएगा, प्रमोटर कौन होता है, चेप के आना है, चेप के आओ, लिखो प्रमोटर कौन होता है। प्रमोटर कौन होता है, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में एज सच लिखा हुआ है या फिर एनुअल रिटर्न में लिखा है। दूसरा कौन, जिसका कंपनी में कंट्रोल्स है एज अ डायरेक्टर या एज अ शेयर होल्डर। तीसरा कौन, जिसके एडवाइस, जिसके इंस्ट्रक्शंस, जिसके डायरेक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकस्टम टू एक्ट। लेकिन पॉइंट नंबर सी में एक प्रोवाइजो है, क्या प्रोवाइजो है, कि वो एडवाइस एज अ प्रोफेशनल कैपेसिटी ना दी गई हो। अगर वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में दी गई एडवाइस है तो वो बंदा जिसने एडवाइस दिया, डायरेक्शन दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, उसको हम प्रमोटर नहीं मानेंगे। अब प्रमोटर पढ़ लिया, क्यों पढ़ा, बिकॉज प्रमोटर का लेना देना है सेक्शन 7 में, इसलिए प्रमोटर की परिभाषा पढ़ी। आओ कंपनी को फॉर्म करते हैं, तो बड़ा सेक्शन 3 बड़ा सिंपल सा है, इसमें ज्यादा कुछ बातें हैं नहीं, या तो ओपीसी के रूल्स हैं जो कि हमने अलग से पढ़ लिए, या फिर ये बातें हैं कि पब्लिक कंपनी खोलनी है तो कितने लोग चाहिए, 7, प्राइवेट कंपनी खोलनी है तो कितने लोग चाहिए, तो एंड ओपीसी खोलने तो कितने लोग चाहिए। इतनी चुन्नी मुन्नी सी बातें लिखी हुई है कहा, सेक्शन 3 में। इसके अलावा सेक्शन 3 और इलेबोरेट करता है अपने आप को, और वो क्या बताता है, वो ओपीसी के रूल्स पढ़ाता है। अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल है तो हमने ओपीसी के रूल्स पढ़े थे सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी में, कि ओपीसी खोलनी है तो 120 दिन इंडिया में बिताने पड़ेंगे, रेसिडेंट होना पड़ेगा, नेचुरल बस होना पड़ेगा, ऐसा हमने पढ़ लिया। तो सेक्शन 3 में मेजॉरिटी में या तो ओपीसी के रूल्स डिफाइंड है या फिर क्या लिखा हुआ है,
सिर्फ इतनी सी बात। कौन सी बात? कि पब्लिक कंपनी खोलनी है तो कितने लोग चाहिए? 7। प्राइवेट कंपनी खोलनी है तो कितने लोग चाहिए? 2। एंड ओपीसी खोलनी है तो? चलो इसी बात पे जरा सेक्शंस के नंबर याद करते हैं। सीए फाउंडेशन में हमें 10 सेक्शंस पढ़ने के लिए दिए गए हैं। कितने सेक्शंस? सेक्शन 1 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, किसका है? एप्लीकेबिलिटी का है। सेक्शन 2 में सिर्फ क्या है? डेफिनेशन। सेक्शन 3 अभी किसकी बात कर रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी खोलने के लिए कितने लोग चाहिए? पब्लिक है तो 7, प्राइवेट है तो 2, ओपीसी है तो 1। सेक्शन 4, सेक्शन 4 में हम एमओए पढ़ेंगे। एमओए मतलब एक ऐसा कागज, नहीं मतलब पूछो, मतलब फुल फॉर्म नहीं पूछा, फुल फॉर्म तो मुझे ही पता है। मेमोरेंडम मतलब एक ऐसा कागज जिसकी कंपनी, जिसमें कंपनी के मेन बातें लिखी है। कंपनी की मेन बातें क्या है? कंपनी की मेन 6 बातें हैं, और ओपीसी है तो 7। वो 6 बातें कौन कौन सी है? कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, कंपनी का कैपिटल क्या है, कंपनी की लायबिलिटी कितनी है पर शेयर, कंपनी में सब्सक्राइबर कौन है, और कंपनी किस ऑब्जेक्टिव में बिजनेस करने वाली है। और अगर ओपीसी है तो हमें नॉमिनी का भी नाम देना पड़ेगा। ये 6 बातें अगर हम किसी कागज पे बता रहे हैं तो उस कागज को क्या नाम दे दो? एमओए। तो एमओए का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 4। सेक्शन 5 एओए का सेक्शन है। एओए मतलब जहां पे हम ये बताएंगे कंपनी के खुद के रूल्स क्या है। हमें मीटिंग करनी है, तो मीटिंग करने के लिए हमें एटलीस्ट 10 लोग चाहिए मीटिंग में। अगर 10 लोग नहीं आएंगे तो मीटिंग नहीं होगी। तो हमने जो ये रूल बनाया है, कंपनी ने अपनी गवर्नेंस के लिए बनाया है। तो अपनी गवर्नेंस के लिए हम कोई भी रूल बना रहे हैं, तो वो जो जिस कागज पे लिखा होगा उस कागज को क्या बोलेंगे? एओए। सेक्शन 6, सेक्शन 6 कहते हैं कि एक्ट ओवरराइड करेगा एमओए को, और एमओए ओवरराइड करेगा एओए को। यानी अगर एओए में कुछ भी लिखा हुआ है जो कि एमओए के अगेंस्ट जा रहा है, तो एओए की नहीं सुनेंगे, किसकी सुनेंगे? एमओए की। और एमओए में कुछ भी लिखा है, सपोज हमने एमओए में ऑब्जेक्टिव लिख दिया, हम पैसे लेंगे और पैसे लेके लोगों को जान से मारेंगे, सुपारी का धंधा करेंगे, ये एक्ट के अगेंस्ट जा रहा है। एक्ट कहते हैं कि आप लॉफुल ऑब्जेक्टिव में डील कर सकते हो, अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव में डील नहीं कर सकते। तो एमओए सही लिखा है या गलत हो जाएगा? क्योंकि एमओए किसको ओवरराइड नहीं कर सकता? एक्ट को। ये बातें कहां लिखी हुई है? सेक्शन 6 में। जल्दी से 6 सेक्शन गुनगुनाओ। पहला सेक्शन एप्लीकेबिलिटी, दूसरा सेक्शन डेफिनेशन का, तीसरा सेक्शन फॉर्मेशन का, चौथा सेक्शन एमओए, पांचवा सेक्शन एओए, छठा एक्ट ओवरराइड करता है एमओए को, एमओए ओवरराइड करता है। सबसे ऊपर कौन? एक्ट। उसके नीचे कौन? एमओए। उसके नीचे कौन? एओए। सेक्शन 7 आज ही पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, कंपनी को रजिस्टर कैसे किया जाता है, इसके बारे में कहां पढ़ेंगे? सेक्शन नंबर 7 में। अगर हमें कोई ऐसी कंपनी खोलनी है जिसका एम चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव है, हमारा एम प्रॉफिट कमा के डिविडेंड नहीं बांटना, हमारा एम प्रॉफिट कमा के दोबारा इस प्रॉफिट को दोबारा उसी ऑब्जेक्टिव में लगा देना है। सपोज मैंने एक मंदिर खोला, इस्कॉन, मन गढ़ंत बातें कर रहा हूं, ठीक है, इस्कॉन एक मंदिर खोला। मंदिर का काम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का प्रमोशन करना, बोलो हाँ। रिलीजन को प्रमोट करना। हम एक हिंदू धर्म में एक देवता की प्रमोशन करना चाहते हैं, ठीक है। अब क्या इस्कॉन मंदिर में बहुत सारा डोनेशन आ रहा है, उस डोनेशन से वो क्या करेंगे? क्या वो जो पैसा आ रहा है वो शेयर होल्डर को वापस करेंगे? उनका ऑब्जेक्टिव है जो पैसा आ रहा है उससे कौन मंदिर खोलेंगे, ताकि दूसरी सोसाइटी में भी इस भगवान के बारे में लोगों को जागरूकता हो। तो अगर हमने कोई काम सेक्शन 8 में खोला है, वेलफेयर के लिए खोला है, चैरिटेबल पर्पज के लिए खोला है, रिलीजन पर्पज के लिए खोला है, तो वहां पे हम सेक्शन 7 में नहीं, किस में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे? सेक्शन 8 में। तो सेक्शन 8 में कौन सी कंपनी आ जाती है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कहने को है नॉट फॉर प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट होगा लेकिन वो प्रॉफिट शेयर होल्डर के पास नहीं जाएगा। ये प्रॉफिट कहाँ लगेगा? दोबारा उसी ऑब्जेक्टिव में लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पी एंड एल अकाउंट नहीं बनता। कौन से अकाउंट बनता है? रिसीट और एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक। इसके अलावा सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 9 क्या कहते हैं कि कंपनी अगर रजिस्टर्ड होगी तो क्या होगा? हम कह रहे हैं कंपनी अगर रजिस्टर्ड होगी तो कंपनी के अंदर फीचर्स आ जाएंगे कंपनी के। यानी कंपनी जैसी रजिस्टर्ड होगी उसके अंदर क्या होगा? सेपरेट लीगल एंटिटी आ जाएगी। कंपनी अगर रजिस्टर्ड होगी तो क्या होगा? वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन जाएगी। कंपनी अगर रजिस्टर्ड होगी तो क्या हो गया? उसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। कंपनी अगर रजिस्टर्ड होगी तो क्या होगा? उसको कॉमन सील मिल जाएगी। कंपनी अगर रजिस्टर्ड होगी तो क्या होगा? परपेचुअल सक्सेशन होगा, यानी मेंबर के मरने खत्म होने के बाद कंपनी फिर भी चलती जाएगी। तो कंपनी के अंदर फीचर्स आ जाते हैं कंपनी के, अगर वो कंपनी क्या हो जाती है? रजिस्टर्ड। ये बात कहाँ लिखी हुई है? सेक्शन 9 में। एंड सेक्शन 10, सेक्शन 10 बात करेगा कि एमओए और एओए जो भी है ना, जो भी है, उसका रजिस्ट्रेशन के बारे में इफेक्ट क्या होगा? रजिस्टर्ड होने के बाद एमओए एओए हम उसको रजिस्टर करवाएंगे, कहाँ रजिस्टर करवाएंगे? सेक्शन 7 में। तो रजिस्टर होने के बाद क्या इफेक्ट आएगा? सर इफेक्ट ये आएगा कि हम ये मान के चलेंगे कि एमओए एंड एओए क्या है? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन
मेंबर एंड कंपनी, यानी कंपनी और मेंबर्स के बीच क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट की टर्म एंड कंडीशन क्या है, वही टर्म एंड कंडीशन है जो कहाँ लिखी हुई है। यानी अगर कंपनी एमओए के बाहर काम करती है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज के बाहर काम करती है, तो शेयर होल्डर कंपनी पे क्या लगवा सकते हैं, स्टे ऑर्डर। जैसा आप इंजंक्शन लगवाओ, हमारे पैसे का गलत यूज हो रहा है, एओए में लिखा हुआ था कि कंपनी के मेंबर्स ने अगर पैसे नहीं दिए तो हम उनके शेयर फोरफीट कर देंगे। तो कंपनी के मेंबर ने पैसे नहीं दिए तो क्या कंपनी शेयर फोरफीट कर सकती है? हाँ। ये फोरफीट करने का राइट कहाँ मिला, एओए में। अगर एओए में ऐसी लाइन नहीं लिखी हुई तो कंपनी मेंबर्स के शेयर फोरफीट नहीं कर सकती। तो एमओए एओए में जो कुछ भी लिखा है उसके लिए कौन बंद गया, मेंबर एंड कंपनी, नॉट बिटवीन मेंबर एंड मेंबर, नॉट बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर, नॉट बिटवीन मेंबर एंड आउटसाइडर, इट्स जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मेंबर एंड कंपनी। मेंबर कंपनी को सू कर सकता है, कंपनी मेंबर को सू कर सकती है उन कंडीशंस पे जो कंडीशंस कहां लिखी हुई है, एमओए और एओए में। इट्स जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मेंबर एंड कंपनी। तो एमओए एओए का इफेक्ट क्या होगा, तो इफेक्ट होगा कि दोनों बंद गए। कौन बंद गए, कंपनी मेंबर से और मेंबर कंपनी से। कंपनी कौन से ऑब्जेक्टिव में डील करेगी, जो एमओए में लिखा है। अगर उस ऑब्जेक्टिव से बाहर डील करेगी, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि कंपनी कोई भी काम ऑब्जेक्टिव क्लॉज के बाहर करती है तो उसे अल्ट्रा वायरस कहते हैं, बियॉन्ड द पावर। तो कंपनी डिस्क्वालिफाइड है कि वो एमओए एओए के बाहर काम नहीं कर सकती। आई बात समझ। ये 10 सेक्शन हमें कोर्स में पढ़ने, जल्दी से 10 सेक्शन दोबारा गुनगुनाएंगे। पहला, सेक्शन 1 बात करता है एप्लीकेबिलिटी की, सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशंस की, सेक्शन 3 बात करता है कंपनी को फॉर्म करने के लिए कितने लोग चाहिए, इसके अलावा ओपीसी का डिटेल वर्जन यहीं पे है। सेक्शन 4 एमओए, सेक्शन 5 एओए, सेक्शन 6 एक्ट ओवरराइड करेगा एमओए को और एमओए ओवरराइड करेगा एओए को। सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन, सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बट ये प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट से हमारा मतलब है डिविडेंड नहीं देगी बस शेयर होल्डर को। सेक्शन 9 कंपनी के रजिस्टर होने के बाद क्या इफेक्ट होंगे, कंपनी के अंदर कंपनी के फीचर्स आ जाएंगे। सेक्शन 10 एमओए एओए का क्या इफेक्ट होगा, सर एमओए एओए इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड मेंबर। इसमें जो कुछ भी लिखा है उसके लिए कंपनी मेंबर के लिए और मेंबर कंपनी के लिए क्या हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं। आई बात समझ। ये 10 सेक्शन है, गुनगुनाना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एओए, छठा एक्ट ओवरराइड करेगा एमओए को और एमओए ओवरराइड करेगा एओए को। सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन, सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव, सेक्शन 9 फीचर्स ऑफ अ कंपनी, सेक्शन 10 एमओए एओए इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन। ये इफेक्ट होते हैं किसके, एमओए और एओए के रजिस्ट्रेशन के। चलो, तो हमने सेक्शन 3 तो पढ़ लिया। 3 में क्या लिखा था, 7 लोग, 2 लोग, ओपीसी है तो एक। चलो, आओ कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, जो कि किस सेक्शन में होती है, सेक्शन 7 में। पढ़े, हाँ हाँ हाँ, चलो ध्यान से पढ़ेंगे। सेक्शन 7 ऑफ द कंपनी प्रोवाइड करता है प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। आओ पढ़ते हैं। हमें सबसे पहले सबसेक्शन 1 दिया गया जिसमें क्या लिखा है, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड फाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद द किसके साथ। अगर आपकी कंपनी रजिस्टर होना चाहती है तो आपको रजिस्ट्रार को, आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, रजिस्ट्रार को आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे, आपको इंफॉर्मेशन जमा करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को। क्या डॉक्यूमेंट जमा करने, ये रे, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, डॉक्यूमेंट 4, डॉक्यूमेंट 5, डॉक्यूमेंट 6 एंड डॉक्यूमेंट 7। ये 7 डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं आपको, डिपॉजिट करने, जमा करने। किसको, अब बात डेवलप होती है किस रजिस्ट्रार को जमा करने, किस रजिस्ट्रार को। तो एक्चुअली कंपनीज एक्ट ने काफी सारे रजिस्ट्रार बना रखे हैं, ये पूरा इंडिया है, इस पूरे इंडिया में काफी सारे रजिस्ट्रार ऑफिस हैं। तो हर रजिस्ट्रार ऑफिस का क्या है अपना एक जुरिसडिक्शन, यानी उस रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर ये पूरा एरिया कवर हो रहा है, इस रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर ये पूरा एरिया कवर हो रहा है, इस रजिस्ट्रार के अंदर ये पूरा एरिया कवर हो रहा है। तो अगर आप इस एरिया में कंपनी खोलना चाहेंगे तो आपको अपना डॉक्यूमेंट किस रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना है, इसके पास। अगर आप यहाँ अपना ऑफिस खोलना चाहेंगे तो इस एरिया के रजिस्ट्रार के अंदर, जिसके अंदर आपका ऑफिस आता है, उस रजिस्ट्रार के अंदर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। इस बात को बहुत ही सिंपल और बहुत ही लो तरीके से समझने के लिए एक घटिया एग्जांपल लूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। आप में से कौन कौन सा बच्चा है जिसका रोल नंबर CRO से शुरू होता है, CRO? एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, चार बच्चा, पांच, 7 बच्चा, ओके। मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करूं, जिन बच्चों ने CRO में, जिन बच्चों का रोल नंबर CRO है, CRO समथिंग समथिंग,
उन बच्चों का घर पक्का या तो यूपी में होगा या मध्य प्रदेश में होगा या बिहार में होगा। बोलो, आपका घर का एड्रेस आपने यूपी का दिया होगा, बोलो। सीआरओ, सीआरओ से बात कर रहा हूं मैं। आपका एनआरओ होगा ना फिर, एनआरओ है ना। मैं भी बात किसकी कर रहा हूँ, सीआरओ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका रोल नंबर सीआरओ होगा तो आपने अपना जो घर का एड्रेस है वो कहाँ का दिया होगा, यूपी मध्य प्रदेश का। एनआरओ किस किस का है? ये जिन बच्चों का एनआरओ है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपने या तो इधर हरियाणा साइड, पंजाब साइड या दिल्ली का अपना घर का एड्रेस दिया होगा। कोई है यहाँ पे एफआरओ? कोई नेपाल से होगा तो उसका एफआरओ होना चाहिए। एफआरओ है, नेपाल से हो, एफआरओ नंबर है, याद ही नहीं। चलो, कोई और बच्चा है जो वेस्ट बंगाल से, उनका ईस्ट, वैसे वेस्ट बंगाल कहने को वेस्ट है बट वो है ईस्ट, तो उनका ईआरओ से शुरू हो रहा होगा, ठीक है। ऐसे आईसीए के क्या है, जगह जगह ब्रांचेस हैं। एक है एनआईआरसी, एक है सीआईआरसी, एक है डब्ल्यूआईआरसी। यानी आईसीए के क्या है, अब आईसीए ने अपने आप को पूरा बांट दिया है ज्योग्राफिकली। कैसे बांट दिया, तो जो बच्चा यूपी से बिलोंग करता है उसको, उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ होता होगा, दिल्ली में। उसका रजिस्ट्रेशन लखनऊ कानपुर में होता है, उसका नंबर सीआरओ से आता है। जो बच्चा दिल्ली से होता होगा उसका फॉर्म कहाँ रखा होगा फिजिकली, विश्वास नगर, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन ऑफिस दिल्ली विश्वास नगर में है, इन आईटीओ पे या विश्वास नगर में। तो उसका जो फॉर्म होगा ना वो यहाँ रखा होगा। लेकिन जब हम वेबसाइट पे अपना फॉर्म जमा कर रहे थे हमें तो कुछ पता ही नहीं था। अरे तुम्हें पता नहीं होता, तुम्हारे तुम्हारे एड्रेस के बेसिस पे तुम्हारा फॉर्म ऑलरेडी कहाँ पहुंच जाता है, जिस ऑफिस में उसको जाना है। ऐसे ही हम एक्चुअली में कंपनी का जो फॉर्म है वो कहाँ जमा कर रहे होंगे, www.mca.gov.in। बट gov.in ने भी ऑलरेडी डिसाइड कर रखा होगा, एमसीए ने क्या डिसाइड कर रखा होगा, ये इस जगह से है तो इसका आरओसी ये होगा, तो इसका फॉर्म यहाँ भेज दो। यानी फिजिकली आपका फॉर्म कहीं ना कहीं तो होगा, और वहां जो बंदा बैठा होगा उसे हम क्या बोल रहे हैं, रजिस्ट्रार। लेकिन आपको नहीं पता, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म कहाँ जमा है, बाकी कहीं ना कोई रजिस्ट्रार आपके लिए नियुक्त कर रखा है। लैंग्वेज पढ़ेंगे, मैं ये लैंग्वेज समझाना चाह रहा था आपको, पढ़ेंगे। फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट हम पढ़ने वाले हैं, ये डॉक्यूमेंट, ये इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, जमा करनी पड़ेगी किसके पास, उस रजिस्ट्रार के पास, उस रजिस्ट्रार के पास विद इन हुज जुरिसडिक्शन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज प्रपोज्ड टू बी सिचुएटेड। आपको ये डॉक्यूमेंट उस रजिस्ट्रार को जमा करने हैं जिस रजिस्ट्रार के पास, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जिस रजिस्ट्रार के अंदर जुरिसडिक्शन में कवर्ड होता है। अगर आपने लक्ष्मीनगर में कोई क्राइम किया है तो लक्ष्मीनगर पुलिस थाना में जाओगे, और अगर आपने जनकपुरी में कोई क्राइम किया तो जनकपुरी पुलिस थाने में जाके रपट लिखाओगे। जनकपुरी वाला लक्ष्मीनगर की एफआईआर नहीं लिखेगा, अगर लिख भी लेगा तो फाइल दोबारा घूम के कहाँ आएगी, लक्ष्मीनगर, क्योंकि आपका जुरिसडिक्शन लक्ष्मीनगर पुलिस थाना है, तो आपकी जितनी भी कार्रवाई होगी वो लक्ष्मीनगर करेगा। ऐसी रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो आपको अपना डॉक्यूमेंट उस रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करना है जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस खुलने वाला है, उस एरिया में जिसकी चलती होगी, जिस रजिस्ट्रार की चलती होगी, आपको उस रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। आई बात समझ, आपको ये कैसे पता चलेगा, एक आम नागरिक को पता नहीं होता, उसको ये जमा कराने में मदद करता है कोई सीए, कोई एडवोकेट, कोई सीएस, कोई सीएमए, उनको पता होगा, क्योंकि हम लोग तो इसी चीज की पढ़ाई करेंगे ना, तो हमें पता होगा आप कहाँ खोल रहे हैं स्टोर, यहाँ, तो आपका रजिस्ट्रार ऑफिस ये है, तो हम उसे गाइड करेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, आओ उनको पढ़ना शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट नंबर 1, हमें क्या जमा करना है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, जिसपे साइन कौन करेगा, सर एमओए क्या होता है, अभी तो आपने बताया था एमओए मतलब क्या, आओ जरा थोड़ा नीचे आओ, पेज नंबर 141 पे आओ, 141, मेमोरेंडम आए, अरे हाँ, जरा जल्दी से मुझे मेमोरेंडम के कंटेंट बता दो। मेमोरेंडम में क्या क्या कंटेंट होते हैं, पहला कंटेंट क्या होता है, नेम ऑफ द कंपनी। प्राइवेट कंपनी होगी तो नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगा लेना, पब्लिक कंपनी होगी तो नाम के पीछे लिमिटेड लगा लेना। सेक्शन 8 कंपनी होगी तो नाम के पीछे फाउंडेशन, फोरम, एसोसिएशन, फेडरेशन, चैम्बर, ऐसे नाम लगा लेना, बिकॉज सेक्शन 8 कंपनी अपने नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगा सकती। इसके अलावा अगर ओपीसी हो तो नाम के पीछे क्या लग जाएगा, समथिंग 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 प्राइवेट लिमिटेड ब्रैकेट में ओपीसी। नेक्स्ट,
दूसरा चीज क्या बतानी है, किस स्टेट में आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस खोलेंगे। अगर दिल्ली में खोलेंगे तो दिल्ली के रजिस्ट्रार के पास जाएगा, यूपी में खोलेंगे तो यूपी के रजिस्ट्रार के पास जाएगा। तो आप वो स्टेट बता दो जहां पे अपना रजिस्टर्ड ऑफिस आप ओपन करना चाह रहे हो या ओपन कर चुके हो, रजिस्टर्ड ऑफिस जो कहलाएगा। पॉइंट नंबर 3, ये जो पैसा आपको शेयर होल्डर देने वाले हैं, इस पैसे से क्या काम करोगे, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कंपनी का। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में आप अपना ऑब्जेक्टिव बताओगे कि भाई हम इस पैसे से कोचिंग इंडस्ट्री चलाएंगे, हम इस पैसे से मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हम इस पैसे से गाड़ियां बनाएंगे, ताकि शेयर होल्डर को पता हो कि वो जो पैसा लगा रहे हैं तो कौन सी कंपनी में लगा रहे हैं, वो कंपनी काम क्या करती है। तो ऑब्जेक्टिव बताना है। और क्या बताना है, लाइबिलिटी बतानी है कि अगर एक शेयर 10 रुपए का है तो एक शेयर होल्डर की लाइबिलिटी कितनी होगी, 10 रुपए। हमें यहाँ ये वो बताना है। इसके अलावा अगर कंपनी कैसी है, कंपनी है तो कैपिटल तो होगी, तो कितनी कैपिटल से रजिस्टर्ड हो रही हो, सर मैं 10 लाख से रजिस्टर्ड हो रहा हूँ, ओके तो 10 लाख के हिसाब से आपकी फीस बनती है इतनी। इसका मतलब ये नहीं कि 10 लाख मार्केट से उठा ही लोगे, हम दुनिया को बस ये बता रहे हैं कि ये कैपिटल मार्केट से कितना उठा सकती है, 10 लाख। उसमें से अभी हमने 6 लाख इशू किए, 6 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किए और 6 के 6 लाख पेड अप भी हो गए। तो हम हमारी बैलेंस शीट में क्या झलकेगा, 6 या 10, 6। 10 लाख के नीचे तो आप डबल लाइन खींच देते हो ना, क्योंकि उसका बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं। बैलेंस शीट से किसने लेना, जितना पैसा आया, पैसा कितना आया 6 लाख। तो वो जो 4 लाख है वो क्या है, उसे रिजर्व कैपिटल बोल देते हैं कि फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो वो पैसा भी मार्केट से उठा लेंगे। आई बात समझ। लेकिन रजिस्टर्ड किसके साथ हो रहे हैं, 10 लाख के साथ, तो वो आपको एमओए में लिखनी है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल। कौन सी कैपिटल, 10 लाख में से जो हम इशू करेंगे इशूड, इशूड में से जो लोग सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब, सब्सक्राइब में से जितना पैसा मांगा पेड अप, और जितना नहीं मांगा वो अनकॉल्ड। जो मांगा ही नहीं वो अनकॉल्ड, और जो मांगा वो कॉल्ड, और जो पैसा मिल गया वो पेड अप। इसका भी बायफर्केशन है, आप देख सकते हैं, ये इसका बायफर्केशन आपको पेज नंबर 139 पे देखने को मिल रहा होगा। देख ही लो बायफर्केशन, अकाउंट्स में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मेरे को तो बस दिखाना है। पहला नॉमिनल कैपिटल, जिस अमाउंट के साथ हम क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। दूसरा इशूड, 10 लाख के साथ रजिस्टर्ड हुए, लेकिन अभी हम कितना शेयर देने को तैयार हैं, 6 लाख शेयर इशू करने को तैयार है। तो 6 लाख इशू किए, उसमें से शेयर होल्डर ने कितने लिए, 5,80,000। उसमें से हम 5,80,000 पे अभी आप सबसे सिर्फ 4 रुपए मांग रहे हैं, तो आपने अभी तक हमें सिर्फ 3 रुपए दिए हैं। इस टाइप से हमने बायफर्केशन कर दी। क्या ऐसा हो सकता है किसी कंपनी के 10 लाख ऑथराइज हो, 10 लाख की इशूड हो, 10 लाख की सब्सक्राइब हो, 10 लाख की कॉल्ड अप हो, 10 लाख की पेड अप हो, सारा पैसा मांग लिया, सारा पैसा दे दिया, सब कुछ पेड अप हो चुका है। तो ऐसे केस में ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप, कॉल्ड अप सब सेम है। लेकिन क्या अलग अलग भी हो सकते हैं, अगर मांगा कुछ और है, मिला कुछ और है, सब्सक्राइब कुछ और था, इशूड कुछ और है, ऑथराइज कुछ और है, तो ये अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर आपकी कोई भी कंपनी, कोई भी बिल, कोई भी लेटर हेड, कोई भी कागज, कोई भी नोटिस पे कुछ भी अपना नाम के साथ कुछ इशू करती है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको आपको स्टेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा हर उस कागज पे कि हमारी ऑथराइज कैपिटल कितनी है, सब्सक्राइब कितनी है और पेड अप कितनी, ये आपको साफ साफ बताना पड़ेगा उस लेटर हेड पे, उस बिल पे, उस नोटिस पे, उस एडवर्टीजमेंट पे, जो भी आप इशू कर रहे हो। यानी सपोज आपने एक सेल्स बिल इशू किया, तो सेल्स बिल पे क्या दिखना चाहिए, कैपिटल, सब्सक्राइब, पेड अप, ये दिखनी चाहिए। कैसे, कॉन्स्पिशियस करेक्टर में। व्हाट इज कॉन्स्पिशियस करेक्टर, दिखने योग्य, मतलब कागज पे इतना बड़ा बड़ा लिखा हो कि एक आम इंसान देख सके। आई बात समझ। अरे हाँ हाँ हाँ, अदरवाइज नहीं लिखोगे तो कंपनी और एवरी ऑफिसर जो ऐसी गलती कर रहा है उसको 10,000 और 5,000 की पेनल्टी, यानी कंपनी को कितनी पेनल्टी है, 10 की। और एवरी ऑफिसर जिसने गलती, एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, जो कंपनी का ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, उसकी कितनी, 5,000 रिस्पेक्टिवली, ये उसको पेनल्टी देनी पड़ सकती है अगर आप ऐसा नहीं लिखते तो। खैर वापिस आए, हम तो क्या पढ़ने आए थे, कहाँ पहुंच गए। हम पढ़ने आए थे एमओए के कंटेंट। कंटेंट नंबर 1, नाम बताओ। कंटेंट नंबर 2, स्टेट कहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस खुलेगा। कंटेंट नंबर 3, ऑब्जेक्टिव। कंटेंट नंबर 4, मेंबर की लायबिलिटी कैसी है। कंटेंट नंबर 5, ऑथराइज कितनी कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड हो रही है। और कंटेंट नंबर 6, सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर कौन होते हैं सर, अभी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, तो जब तक कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती हम मेंबर्स को हम सब्सक्राइबर पुकारते हैं। जैसे ही कंपनी रजिस्टर्ड होगी यही सब्सक्राइबर क्या कहने लग जाएगा, मेंबर। अभी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है ना, इसलिए से कुछ
इसे क्या नाम दे, तो नाम दे दिया सब्सक्राइबर। तो पब्लिक कंपनी खोलने के लिए कितने सब्सक्राइबर चाहिए? मिनिमम 7। अरे बोलो हाँ। प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए 2, ओपीसी खोलने के लिए 1। क्या प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए 6 सब्सक्राइबर हो सकते हैं? हाँ। मिनिमम कितने चाहिए? 2। पब्लिक कंपनी खोलने के लिए मिनिमम कितने चाहिए? 7। वो सब्सक्राइबर ये बोलेंगे कि जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी तो मैं कंपनी के इतने शेयर्स खरीद लूंगा, मैं कंपनी का मेंबर बनने को तैयार हूं, वही लिख के देंगे। इसलिए उनको क्या बोलते हैं? सब्सक्राइबर। लेकिन कंपनी रजिस्टर्ड होती है वो ऑटोमेटिकली क्या कहलाएंगे? मेंबर कहलाएंगे। अच्छा, तो सब्सक्राइबर का नाम भी देंगे। आई बात समझ? और ये सब्सक्राइबर हमेशा ये गारंटी देगा कि कंपनी जब रजिस्टर्ड होगी मैं कंपनी का एटलीस्ट 1 शेयर तो खरीदूंगा। कितने शेयर खरीदेगा वो उसके नाम के अपोजिट में लिखा होगा। रमेश ये 10,000 शेयर खरीदेगा, सुरेश ये 20 शेयर खरीदेगा, राकेश ये 1 शेयर खरीदेगा। तो ऑलरेडी उसके नाम के आगे लिखा हुआ है कि कंपनी रजिस्टर्ड होती है वो कितने शेयर खरीदेगा? इतने शेयर खरीदेगा। इसलिए कंपनी के रजिस्टर्ड होने के बाद वो क्या बन जाता है? मेंबर। शेयर्स खरीदेगा तो शेयर होल्डर भी कहलाएगा। लेकिन अभी उसका क्या नाम दें? अभी तो उसको नाम दे दें वो क्या है? सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर। तो पब्लिक कंपनी खोलने के लिए कितने लोग चाहिए? 7। प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए 2। तो उन्हीं को हमने क्या बोल दिया? सब्सक्राइबर बोल दिया। क्या बोल दिया? और ओपीसी में तो आपको पता ही है साथ में क्या देना पड़ता है? नॉमिनी का भी नाम, कि मैं मर गया तो ये बंदा मेरे बिहाफ पे मेंबर कहलाएगा। तो ओपीसी में 6 नहीं कितनी बात बतानी पड़ती है? 7 बात बतानी पड़ती है। तो मेमोरेंडम में कितनी बातें होती हैं? ये सारी की सारी बातें मेमोरेंडम में प्रिंटेड फॉर्मेट में होगी। प्रिंट डिवाइडेड इनटू नेम क्लॉज खत्म, पैराग्राफ चेंज, सब्जेक्टिव क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज खत्म, पैराग्राफ चेंज, लाइबिलिटी क्लॉज, पैराग्राफ चेंज। इसके अलावा क्या हो सकता है एक मेमोरेंडम 6-7 पन्नों का हो? अरे हाँ, है ना। तो कॉन्सिक्यूटिवली नंबर्ड होना चाहिए। मतलब जैसे मेरी बुक में नंबर छपे हुए हैं, दिख रहे हैं? 140, उसके बाद 141। इस नंबर से क्या आसानी होती है? ताकि मैं आपसे बोलूं बेटा आपकी बुक 360 पन्नों की है, तो आप चेक कर सके कौन सा पन्ना गायब है। तो अगर आपको मेमोरेंडम दूसरा मेमोरेंडम देना, ये रहा मेमोरेंडम, क्या पता मैं एक पेज उड़ा दूं। इसलिए मेमोरेंडम कैसा होगा? 1/6। इससे आपको क्या समझ आ रहा है? 6 पन्नों का मेमोरेंडम है, जिसमें से कौन सा पन्ना है? दूसरा। फिर 2/6 दूसरा, 3/6, फिर 5/6। ओ चौथा पेज कहां गया? तो आप पूछ पाओगे। और अगर पेज नंबर ही नहीं होंगे तो आपको लग रहे हैं 4 पेज दिए, मतलब मेमोरेंडम कितने पेज का है? 4। लेकिन जब आपको 4/7 लिखा दिखेगा तो क्या समझ पाओगे? 6 पन्नों का है, उसमें से हमें दिए कितने पन्ने हैं? 4। बाकी भाई 2 पन्ने का है। तो आप आस्क कर पाओगे ताकि आपको मेमोरेंडम की पूरी जानकारी मिल पाएगी। जैसे कॉन्सिक्यूटिवली नंबर्ड होने चाहिए। और इस मेमोरेंडम पे साइन कौन करेगा? पब्लिक कंपनी तो कितने लोग साइन करेंगे? 7। प्राइवेट कंपनी तो कितने लोग साइन करेंगे? 2। और ओपीसी है तो 1। उसके अलावा एक एक विटनेस भी साइन करेगा। वो विटनेस इस बात की गवाही दे रहा है कि इन लोगों ने जो साइन किया है वो मेरे सामने किया है। मतलब ये झूठे सिग्नेचर नहीं है, सिग्नेचर असली है, मैं इस बात का गवाह हूं। तो उस विटनेस का भी सिग्नेचर होगा, ठीक है, जो अटेस्ट करेगा कि हाँ 7 लोगों ने, 2 लोगों ने साइन जो करने चाहिए थे वो किए हैं। इसके अलावा जो साइन कर रहे हैं हम उनके पर्टिकुलर्स भी बताएंगे। वो जो मेंबर्स हैं हम क्या बताएंगे कि उनका एड्रेस क्या है, उनका डिस्क्रिप्शन क्या है, वो क्या काम करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, हम वो भी एंटर करेंगे। आई बात समझ? मैं ऋषभ गौर हूं, मैं इस कंपनी का मेंबर बनने के लिए तैयार हूं, मैं अभी कंपनी का सब्सक्राइबर हूं और मेरा एड्रेस ये है। मैं लॉ की पढ़ाई कर चुका हूं, मैंने बीकॉम कर रखा है और मैं बच्चों को कोचिंग देता हूं। तो मैं ये बातें भी बता के रखूंगा कि मैं क्या करता हूं। हम शेयर होल्डर के बारे में ये जानकारी लेना चाहते हैं। इसके अलावा इट इज ऑल्सो बी नोटेड कि कंपनी क्या बन जाएगी? लीगल पर्सन बन जाएगी रजिस्टर्ड होने के बाद। क्या माइनर कैन बी शेयर होल्डर? यस। बट माइनर साइन तो कर नहीं सकता मेमोरेंडम पे, माइनर कॉन्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकता। मैंने क्या बोला था? एमओए एओए इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मेंबर एंड कंपनी। तो कॉन्ट्रैक्ट तो मेंबर कर ही नहीं सकता, माइनर कर ही नहीं सकता। तो माइनर खुद साइन नहीं करेगा, माइनर के बिहाफ पे कौन साइन करेगा? उसके गार्जियन। यानी हम ये मानेंगे कि शेयर का पैसा कौन देगा? गार्जियन। और गार्जियन बाद में वो शेयर किसके नाम पे ट्रांसफर कर देगा? माइनर के नाम पे। बट माइनर कैन बी व्हाट? मेंबर ऑफ द कंपनी। क्या ऐसा हो सकता है पापा मम्मी बच्चे मिलकर पब्लिक कंपनी खोल दें? पापा मम्मी 5 बच्चे, कितने मेंबर? 7, पब्लिक कंपनी खोल दी। अरे हो सकता है ना ऐसा। आज तो नहीं पढ़ा रहा, लेकिन नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। हम वहां पे पढ़ेंगे सैलोमन एंड सैलोमन कंपनी। क्या पढ़ेंगे? एक केस स्टडी पढ़ेंगे सैलोमन अंकल जी की।
तो वहां आपको पढ़ने को मिलेगा कि सैलोमन अंकल ने क्या खोली, एक कंपनी खोली। तो कंपनी खोलनी है तो क्या नाम हो जाएगा, लिमिटेड लगेगा। लिमिटेड है मतलब पब्लिक कंपनी है। चेक करना पब्लिक कंपनी में कितने लोग चाहिए होते हैं, 7। तो एक तो वो खुद बन गए, एक वाइफ को बना दिया, 4 लड़के एक लड़की, यानी 5 7 लोगों ने मिलकर क्या खोल डाली, पब्लिक कंपनी। क्या आप भी खोल सकते हैं? लेकिन जो उनके बच्चे और डॉटर हैं वो तो साइन कर नहीं सकते मेमोरेंडम पे। तो हम कह रहे हैं उनके बिहाफ पे कौन साइन करेगा, गार्जियन। यानी शेयर का पैसा किससे मांगेंगे, गार्जियन से। और बाद में गार्जियन फुल्ली पेड अप होने के बाद वो शेयर किसके नाम पे ट्रांसफर कर देंगे, बच्चे के नाम पे। तो माइनर कैन बी मेंबर ऑफ द कंपनी, बट माइनर के बिहाफ पे साइन कौन करेगा, गार्जियन साइन करेंगे। अरे बोलो हाँ, हाँ हाँ हाँ, पढ़ो क्या लिखा है। Minor cannot signatory to memorandum as he is not competent to contract. But the guardian of a minor who subscribed to the memorandum on his behalf will be deemed to have subscribed in his personal capacity. यानी साइन कौन करेगा, पापा। पैसे किससे लेंगे, पापा से। बट कागजों में कौन है मेंबर, बच्चा, माइनर मेंबर है। आई बात समझ? हाँ हाँ हाँ। आज के बाद कोई भी पूछे व्हाट इज एमओए, तो ये मत बोलना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये तो फुल फॉर्म हो गई। बोलना एमओए एक वो डॉक्यूमेंट है, एक वो कागज है जिसको कंपनी का चार्टर कहा जाता है, जिसमें कंपनी के मुख्य बातों के बारे में लिखा होता है। वो मुख्य बातें कौन कौन सी हैं, 6। पहला, नेम, स्टेट, ऑब्जेक्टिव, लायबिलिटी, कैपिटल, सब्सक्राइबर, और ओपीसी है तो नॉमिनी। ये 6 बातें जिस कागज पे लिखी हैं उस कागज को हम क्या पुकारते हैं, मेमोरेंडम। और कंपनी को रजिस्टर करते समय ये कागज किसको जमा करना है, रजिस्ट्रार को जमा करना है। इसलिए हमने एमओए को नीचे जाके पढ़ा। अरे बोलो हाँ, अरे हाँ हाँ हाँ। तो पहला डॉक्यूमेंट क्या जमा करना है, दूसरा डॉक्यूमेंट क्या जमा करना है, आर्टिकल की फुल फॉर्म आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, शॉर्ट फॉर्म एओए। तो एओए क्या होते हैं, एओए कंपनी के बनाए हुए खुद के रूल्स होते हैं जो कंपनी ने अपनी गवर्नेंस के लिए बनाए। दोस्तों हम जब भी मीटिंग करेंगे तो मीटिंग में एटलीस्ट 10 शेयर होल्डर मौजूद होने चाहिए। जब तक 10 शेयर होल्डर मीटिंग अटेंड करने नहीं आएंगे तब तक मीटिंग इनवैलिड है। तो ये जो मैंने रूल बनाया कंपनी को गवर्न करने के लिए, ये जो रूल होगा कहां लिखा होगा, एमओए में या एओए में। दोस्तों कंपनी के डायरेक्टर लोन तो दे सकते हैं लेकिन लोन सिर्फ 6 लाख तक का दे सकते हैं। अगर 6 लाख से ऊपर का लोन देना है डायरेक्टर्स को तो उन्हें पहले शेयर होल्डर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये जो रूल लिखा कहां लिखा, एओए में। तो कंपनी को कैसे गवर्न करेंगे, कंपनी को कैसे चलाएंगे, उसके लिए जो हमने रूल्स बनाए हैं उसे हम बोलते हैं एओए। क्या बोलते हैं, तो एओए के रूल्स लिख के भी हम किसको जमा कर देंगे, रजिस्ट्रार को। तो एमओए एओए पे किसके सिग्नेचर होंगे, पब्लिक में कितने, मिनिमम 7, प्राइवेट में कितने, मिनिमम 2, और ओपीसी में कितने, 1। उन लोगों के साइन होंगे। भैया ये रहा डॉक्यूमेंट। तो पहला डॉक्यूमेंट आप रजिस्ट्रार को क्या सबमिट करोगे, एमओए एंड एओए, जिसपे किसके सिग्नेचर होंगे, सब्सक्राइबर्स के सिग्नेचर होंगे। आई बात समझ? अरे हाँ हाँ हाँ। जनरली यही सब्सक्राइबर प्रमोटर होते हैं। बट अगर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ से जाऊं, अगर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ से जाऊं तो कहीं नहीं लिखा कि सब्सक्राइबर प्रमोटर है। बोलो हाँ, लिखा है कहीं। बट प्रैक्टिकल जिंदगी में कौन होते हैं, वो शुरुआती सब्सक्राइबर का ही तो दिमाग था कि ऐसी कंपनी खोलेंगे। बट डेफिनेशन में जाने पे ऐसा नहीं देखने को नजर आ रहा। डेफिनेशन के हिसाब से कौन है प्रमोटर, जिसका एनुअल रिटर्न या प्रोस्पेक्टस में नाम हो, या फिर जो कंपनी का डायरेक्टर या शेयर होल्डर है, या फिर जिसके एडवाइस पे, डायरेक्शन पे, इंस्ट्रक्शन पे कंपनी के बीओडी अकस्टम टू एक्ट है, हमने उसको प्रमोटर बोला। डेफिनेशन में कहीं भी सब्सक्राइबर वर्ड दिख नहीं रहा। बट हाँ हम समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वहां प्रमोटर की डेफिनेशन को वास्ट किया जा रहा है ताकि कंपनी चलाते तो वही लोग हैं ना, तो उनको पकड़ा जा सके, उन प्रमोटरों के नाम से उनको पकड़ा जा सके। उह, उह, उह। चलो सांस लो एक लंबी सी और फिर से पढ़ेंगे। जब हम कंपनी को सेक्शन 7 में रजिस्टर करा रहे होंगे तो हमें पहला डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को क्या देना है, अच्छा किस रजिस्ट्रार को देना है, किसी को भी, या उसको जिसके दायरे में हम आते हैं, जिसके जुरिस्डिक्शन के अंदर हम कवर्ड होते हैं, उसे पहला डॉक्यूमेंट क्या जमा करेंगे, एमओए एंड एओए। एक लाइन पढ़ने के लिए हमने नीचे जाके डुबकी मारी और हमने क्या पढ़ा, एमओए क्या होता है। तो हमने पढ़ा एमओए के अंदर कंटेंट, सिर्फ ऊपर ऊपर से कंटेंट के नाम सुने। पहला कंटेंट, नेम, स्टेट, ऑब्जेक्टिव, लायबिलिटी,
ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइबर एंड ओपीसी है तो नॉमिनी क्लॉज होगा। ये 6 बातें जिस कागज पे लिखी होती है उसे क्या बोलते हैं? एमओए। इसी को पढ़ते पढ़ते हमने एक और होमवर्क ले लिया घर के लिए कि कैपिटल कितने टाइप की हो सकती है। तो हमने बोला जिस अमाउंट के साथ हम रजिस्टर्ड होते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑथराइज्ड कैपिटल। जो कैपिटल हम लोगों को इशू करते हैं कि भैया हम इतने शेयर्स देने के लिए तैयार हैं, इशूड। शेयर होल्डर कह रहे हैं लेकिन हम तो इतने ही शेयर्स लेना चाहते हैं, सब्सक्राइब। हमने उसमें से जितना पैसा मांगा, कॉल्ड अप। शेयर होल्डर ने जितना पैसा दिया, पेड अप। बैलेंस शीट में क्या झलकता है? पेड अप, क्योंकि बैलेंस शीट का लेना देना पेड अप से है। जितना कैश आएगा उतना ही तो एसेट साइड कैश होगा। अरे बोलो हाँ। तो लेना देना पेड अप से है, तो बैलेंस शीट का पूरा लेना देना किससे? पेड अप से। इसलिए आप अकाउंट्स में लिखते भी होगे, कभी कभी आप देखते होगे क्वेश्चन में लिखा होता होगा ऑथराइज्ड कॉमा, इशूड कॉमा, सब्सक्राइब्ड कॉमा, कॉल्ड अप कॉमा, पेड अप कॉमा, इतना, क्योंकि वहां सब कुछ बराबर है। लेकिन कभी कभी आपकी बैलेंस शीट, आपने क्वेश्चनों में अकाउंट्स में ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, ऑथराइज कैपिटल 10 लाख, 2 लाइनें, इशूड सब्सक्राइब पेड अप 8 लाख। 8 लाख के हिसाब से आप बैलेंस शीट को टैली कर रहे होते हो, क्योंकि 10 लाख से तो हम रजिस्टर्ड हैं, लेकिन मार्केट से भी 10 लाख उठाए नहीं है अभी हमने। आई बात समझ? लेकिन कंपनी को जो फीस देनी होती है वो किसके हिसाब से देनी होती है? ऑथराइज के हिसाब से। हम जितने से रजिस्टर्ड हो रहे हैं तो हमें उसके हिसाब से फीस जमा करनी पड़ेगी रजिस्ट्रार को। हाँ 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 हाँ। ओ हो, समझ पा रहे हो? कंसीव हो पा रहे हो इतना, मतलब एब्जॉर्ब कर पा रहे हो इतना? चलो गुड। तो पहला डॉक्यूमेंट क्या जमा किया? चलो दूसरा डॉक्यूमेंट क्या जमा करेंगे? एक डेक्लेरेशन जमा करेंगे। क्या जमा करेंगे? डिक्लेरेशन कौन जमा करेगा? वो इंसान जो एंगेज्ड है, जो जुड़ा हुआ है कंपनी के फॉर्मेशन में, एंड वो इंसान जिसका नाम आर्टिकल्स में एज अ डायरेक्टर, एज अ मैनेजर, एज अ सेक्रेटरी लिखा हुआ है। हमने लिखा आर्टिकल में कि कंपनी जब खुलेगी तो पहला डायरेक्टर मिस्टर रमेश होगा। ये बात हमने कहां लिख दी? आर्टिकल में। आर्टिकल किसको सबमिट किए होंगे? आरओसी को। तो पहला डायरेक्टर कौन बन गया? वो एज पर आर्टिकल बना। उसके बाद शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी और फिर वो नया डायरेक्टर रखेंगे। लेकिन पहला डायरेक्टर कौन बन गया? जिसका नाम आर्टिकल में लिख दिया कि भाई तुम हमारी कंपनी के पहले डायरेक्टर हो। तो वो डायरेक्टर जिसका नाम कंपनी में जिसका नाम एज आर्टिकल में डायरेक्टर लिखा हुआ है, एंड कौन? जो कंपनी को फॉर्म करने में एंगेज है। कंपनी को फॉर्म करने में एंगेज कौन होता है? एडवोकेट हो सकता है, चार्टेड अकाउंटेंट हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है, या कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है। तो यही वो लोग हैं जिनको कंपनी के रूल्स पता है, जिन्होंने कंपनी लॉ तमीज से पढ़ी है। जैसे आप फाउंडेशन में पढ़ रहे हो, फिर इंटर में पढ़ोगे, फिर फाइनल में सेल्फ बेस्ड एग्जाम में पढ़ोगे। तो इन पूरे 3-4 सालों में आप कंपनीज एक्ट को डिटेल में देखोगे। फिर कहीं पे आर्टिकल शिप करोगे तो आपका सीए बोलेगा चलो उस कंपनी को रजिस्टर कर दो। तो सेक्शन 7 में आप एक्चुअली में किसी कंपनी के एमओए एओए जमा कर रहे होगे। तो आप वो लोग हो जिसको कंपनी खोलने का आता है, जिसको कंपनी खोलने के प्रोसीजर्स के बारे में पता है। तो वो इंसान जिसको कंपनी खोलने के बारे में पता है और जिसने कंपनी खोलने में किसी की मदद की है, वो इंसान जिसने मदद की है, जो एंगेज है, वो डिक्लेरेशन दे रहा है। आरओसी, मैं आपको उद्घोषणा करता हूं, मैं आपको सर्टिफाई करता हूं कि कंपनी एक्ट में जिन जिन बातों को यूज करना था, कंपनीज एक्ट जिन जिन बातों को कंप्लाई करने के लिए कहता है, कंपनीज एक्ट में जो जो रूल्स हैं कि कंपनी को रजिस्टर करने के लिए डॉक्यूमेंट दिस, डॉक्यूमेंट दिस, डॉक्यूमेंट दिस, ये जमा करना होता है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं आपको एश्योर करता हूं कि मैंने ये चेक कर लिया है कि कंपनी ने वो सारे डॉक्यूमेंट जमा किए। तो ये डिक्लेरेशन दे रहा है किस बारे में? कि जिन जिन दस्तावेजों की रिक्वायरमेंट थी, वो सारे दस्तावेज, वो सारे डॉक्यूमेंट, वो सारी इंफॉर्मेशन हमने जमा कर दिए। इस दस्तावेज से क्या फायदा होगा? फायदा कुछ होना हो, नुकसान जरूर है। कल अगर 1 या 2 दस्तावेज कम रह गए तो क्या उस एडवोकेट की, उस सीए की, उस सीएस की डिग्री में पंगा आ जाएगा? या अगर वो दस्तावेज आधे अधूरे हैं, हमने कहा दस्तावेज सब सच है लेकिन बाद में दस्तावेज झूठे निकलते हैं, चेक करना। अभी तो तुम क्या दे रहे हो? डिक्लेरेशन। लेकिन अगर हमें पता चला कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है फर्निश करके, कैसी इंफॉर्मेशन? फॉल्स, इनकरेक्ट, या जो बात बतानी चाहिए थी तुमने वो बात छुपा ली, छुपा ली। तो कौन फंसेगा? कौन फंसेगा? प्रोमोटर फंसेगा। प्रोमोटर की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं। दूसरा कौन फंसेगा? पर्सन जिसका नाम क्या लिखा है, तू तो फंसेगा। एंड कौन फंसेगा? एंड वो पर्सन फंसेगा जो डिक्लेरेशन दे रहा था अंडर दिस सेक्शन। कौन दे रहा था डिक्लेरेशन? कौन? एडवोकेट, सीए, सीएमए, सीएस। तुम भी फंसोगे बेटा अगर तुमने गलत इंफॉर्मेशन दी है तो।
तो एक्चुअली में आरओसी बच गई, किसको फंसा के? आरओसी चेक करे डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, आरओसी सब चेक ही नहीं करेगा। आरओसी क्या चेक कर रहा है? वो सीए का डिक्लेरेशन फॉर्म का है, वो एडवोकेट का ये था डिक्लेरेशन फॉर्म। बस हमारी टेंशन खत्म। हम मान के चल रहे हैं शायद डॉक्यूमेंट आ गए, कल कभी डॉक्यूमेंट झांकने पड़ गए और हमें पता चला कि ये डॉक्यूमेंट तो आधे अधूरे हैं, सीए तू आ जा। तो चार्टेड अकाउंटेंट को रिस्पॉन्सिबल करवा दिया, बोलो हाँ। एडवोकेट तू आ जा, तेरी डिग्री छीनेंगे हम क्योंकि तूने आधे दो इन्फॉर्मेशन दी है, तू अब जेल जाएगा 10 साल के लिए। इसलिए जो भी चार्टेड अकाउंटेंट, जो भी सीए, जो भी सीएस, जो भी सीएमए, जो भी एडवोकेट कंपनी को रजिस्टर करवाने में उसकी मदद कर रहा है, ये डॉक्यूमेंट भरो, वो डॉक्यूमेंट भरो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं किसके ऊपर डाल दी? उस एडवोकेट, उस सीए, उस सीएस के ऊपर डाल दी। आई बात समझ? अरे आई, जाग रहे हो? आवाज नहीं आ रही मुझे? चलो ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या जमा किया? एमओए एओए। दूसरा क्या जमा किया? डिक्लेरेशन कौन जमा करेगा? दो लोग। पहला जो कंपनी को फॉर्म करने में एंगेज है, और दूसरा कौन? जो कंपनी के आर्टिकल्स में क्या लिखा है, जिसका नाम डायरेक्टर या मैनेजर या सेक्रेटरी जिसका नाम लिखा है, वो इस कागज को जमा करेगा। क्या लिखेगा? लैंग्वेज पढ़ना, क्या लिखेगा? ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट। कंपनीज एक्ट में जो जो रिक्वायरमेंट है एंड जो जो रूल्स में मेंशन्ड है इन रिस्पेक्ट ऑफ registration and matter precedent or incidental thereto have been complied with। हमने चेक कर लिया है, जो जो दस्तावेज, जो जो डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन जमा करने थे, वो कंपनी ने सारे डॉक्यूमेंट जमा किए हैं। मैं इस बात को डिक्लेयर करता हूं, मैं इस बात को एश्योर करता हूं, मैं इस बात को आश्वस्त करता हूं। आई बात समझ? हाँ हाँ हाँ। तो आरओसी पहला कागज क्या दिखेगा? एमओए, ठीक है एमओए। एओए, ठीक है एओए। डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन। तीसरा डॉक्यूमेंट, डिक्लेरेशन बाय ईच ऑफ द सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर कौन? जो कंपनी के मेंबर बनना चाहते हैं, लेकिन अभी कौन है? सब अभी सब्सक्राइबर है। तो पब्लिक कंपनी में 7, प्राइवेट कंपनी में 2, ओपीसी में 1। तो वो सब्सक्राइबर भी डिक्लेरेशन देगा। वो क्या लिख के देगा? वो क्या लिख के देगा? एंड वो पर्सन जो डायरेक्टर बनना चाहता है, वो भी क्या लिख के देगा? क्या? कि ही इज नॉट कन्विक्टेड, वो जेल नहीं गया, ऑफ एनी ऑफेंस इन रिलेशन टू promotion, formation and management of the company। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपनी फॉर्म कर रहा हूं और मैंने वहां पे एमओए एओए में नाम लिख दिया कि भैया मैं कंपनी का प्रमोटर हूं और मैं एक कंपनी खोलना चाहता हूं। बाद में पता चला कि मैंने जो कंपनी खोली वो कैसी थी? फ्रॉड। और उस चक्कर में सेक्शन 447 में मेरे को 3 साल की जेल हो गई। अब मैं दूसरी कंपनी खोलना चाहता हूं, खोल सकता हूं? क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी क्या हो चुका हूं? कन्विक्ट, एक ऑफेंस में। वो ऑफेंस कौन सा था? कंपनी का प्रमोशन, कंपनी के फॉर्मेशन के चक्कर में जेल जा चुका हूं, मैं कन्विक्ट हो चुका हूं। तो भैया मुझे ये तो डिक्लेरेशन देनी है। क्या डिक्लेरेशन देनी है? कि आई एम नॉट कन्विक्टेड। लेकिन मैं तो कन्विक्टेड हूं, तो सॉरी, अब मैं दूसरी कंपनी का क्या नहीं बन सकता? सब्सक्राइबर नहीं बन सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी कन्विक्ट। लेकिन अगर मैं कन्विक्ट था दहेज की वजह से, मैं गया हूं 2 साल के लिए जेल, क्यों गया हूं? क्योंकि मैंने अपनी वाइफ से दहेज मांगा था। तो क्या मैं अब कोई नई कंपनी खोल सकता हूं? कन्विक्ट किस वजह से हो कि नहीं काम कर पाओगे? बताओ। फॉर्मेशन, प्रमोशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। किसी और वजह से जेल गए हो, जाओ। किस वजह से जेल नहीं जाना चाहिए? अरे बोलेंगे कंपनी को प्रमोट करने के चक्कर में, फॉर्म करने के चक्कर में, एंड जब कंपनी चल रही थी तो आप मैनेज कर दोगे एज ए डायरेक्टर, तो एज ए डायरेक्टर आप कभी कन्विक्ट ना पाए गए हो, तो आप क्या कर सकते हो? दूसरी कंपनी ओपन के सब्सक्राइबर नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। अगर ये सब पंगे नहीं किए होंगे तो बन सकते होगे, पंगे किए होंगे तो नहीं बन पाओगे। पॉइंट नंबर 2, ही हैज नॉट बीन फाउंड गिल्टी। जैसे कंपनी का डायरेक्टर है, उसने कोई पंगे किए होंगे? क्या डायरेक्टर की बहुत सारी ड्यूटीज होती हैं? सेक्शन 137 में बैलेंस शीट बनाओ, नहीं बनाई उसने बैलेंस शीट, तो क्या उसके ऊपर कुछ पेनल्टी लग गई होंगी? अरे हाँ, क्या वो दोषी पाया गया होगा? तो अगर एक डायरेक्टर गिल्टी पाया जाता है फ्रॉड करने की वजह से, या फिर उसकी जो ड्यूटी थी उसने वो ड्यूटी ब्रीच कर दी इस वजह से, और टू एनी कंपनी अंडर दिस एक्ट, या इससे पहले जो भी कंपनी लॉ थे पिछले 5 सालों में, यानी आपने किसी कंपनी की बैलेंस शीट नहीं बनाई,
तो आप गिल्टी पाए गए और आपके ऊपर पेनल्टी लगी, डायरेक्टर ने वो मॉनेटरी पेनल्टी चुका दी, तो भैया पहले उस पेनल्टी के खत्म होने के कितने बीत जाने दो, 5 साल। उसके बाद छठे साल में जाके क्या कर सकते हो, तुम किसी नई कंपनी के सब्सक्राइबर बन सकते हो। तो सब्सक्राइबर को बोलना पड़ता है मैं पिछले 5 सालों में कंपनी में फ्रॉड करने की वजह से या कंपनी में मेरी जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को ना निभाने की वजह से मैं गिल्टी नहीं पाया गया पिछले 5 सालों में। 7 साल पहले थे फर्क नहीं पड़ता, तो कितने सालों में नहीं होने चाहिए, पिछले 5 सालों में, तो आप सब्सक्राइबर बन सकते हो। तो आप किसी कंपनी के शुरुआती मेंबर जिसे हम सब्सक्राइबर कहते हैं वो बन सकते हो। एंड तीसरा, जो भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के साथ हमने फाइल किए हैं कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए, वो इंफॉर्मेशन जो भी हमने दी है वो करेक्ट है, वो कंप्लीट है, वो ट्रू है अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज एंड अकॉर्डिंग टू माई बिलीफ। आई बात समझ? यानी जो मैंने दो भी डॉक्यूमेंट जमा किए होंगे मेरे अकॉर्डिंग वो सारे डॉक्यूमेंट कैसे हैं, सही है। क्या ऐसा हो सकता है फ्यूचर में डॉक्यूमेंट गलत निकल आए? आपने डेट ऑफ बर्थ बताई, क्या पता वो गलत निकल आए? अरे बोलो हाँ। लेकिन अभी मेरी नॉलेज जहां तक जाती है, अभी मेरा बिलीफ जहां तक जाता है, वहां तक सभी डॉक्यूमेंट सही है। ये बातें आपको एक कागज पे डिक्लेयर करके देनी पड़ेंगी। आई बात समझ? अगर बाद में ये बातें झूठी निकलती हैं तो क्या एस्टॉपल के तहत बाद में लंका लगा देंगे? तूने कहा और तू अब बात से मुकर रहा है तो तेरे को जेल हो जाएगी। इसलिए वो सब कह रहा है जो बातें मैं बता रहा हूं ये सब बातें, यानी बाद में पता चलता है कि वो सब्सक्राइबर है लेकिन वो तो पिछले साल ही फ्रॉड के चक्कर में गिल्टी पाया गया था, क्या उसकी लंका लगा देंगे कि तुमने झूठी स्टेटमेंट दी और इस चक्कर में अब तुम कहां जाओगे? जेल, क्योंकि तुमने गलत इंफॉर्मेशन सबमिट की, तुम्हें सच्ची बात छुपाई हमसे, सप्रेस की, छुपा ली या नहीं बताई। ठीक है, हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ, आई नो थोड़ा लंबा है ये, थोड़ा थोड़ा पढ़ने में लेंदी प्रोसीजर है, बट खत्म, बस जितना लेंदी प्रोसीजर था वो यहाँ खत्म हो गया। वापस ऊपर ऊपर से देखा जाए तो सेक्शन 7 में अगर हमें अपनी कंपनी रजिस्टर करानी है तो आप बताओ डॉक्यूमेंट किसको सबमिट करने पड़ते हैं? रजिस्ट्रार को। कौन से रजिस्ट्रार को? जिसके जुरिसडिक्शन के अंदर आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस ओपन होने वाला होगा। अगर दिल्ली में ओपन होने वाला होगा तो दिल्ली का रजिस्ट्रार, अगर यूपी में होने वाला होगा तो ठीक है, वहां आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने। डॉक्यूमेंट सबमिट क्या क्या करने हैं? पहला डॉक्यूमेंट क्या सबमिट करना है? एमओए एओए। दूसरा क्या सबमिट करना है? डिक्लेरेशन उस बंदे का जिसने आपकी कंपनी खोलने में आपकी मदद की, और किसका? जिसका नाम एज अ डायरेक्टर मैनेजर आर्टिकल में लिखा है। थर्ड, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा सब्सक्राइबर को भी और किसको? उस बंदे को भी जो कंपनी का क्या बनना चाहता है, फर्स्ट डायरेक्टर, उसको भी देना पड़ेगा क्या, कि वो कन्विक्ट नहीं हुआ प्रमोशन फॉर्मेशन मैनेजमेंट के चक्कर में। दूसरा, वो गिल्टी नहीं पाया गया फ्रॉड या ब्रीच ऑफ ड्यूटी के चक्कर में पिछले 5 सालों में। और जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं वो सब बातें करेक्ट और ट्रू हैं अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज एंड बिलीफ। इसके अलावा अगला डॉक्यूमेंट क्या देना है? कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस तो खुला नहीं होगा अभी, पहले कंपनी तो खुल जाए तभी तो रजिस्टर्ड ऑफिस बुक करेंगे। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस खुला नहीं है तो आप एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस देंगे कि जब तक हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं हो जाता, रजिस्टर्ड ऑफिस हो जाएगा फिर तो आप चिट्ठियां रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजोगे, लेकिन जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है तब तक चिट्ठियां इस पते पे भेज देना। तो आप में से बहुत सारे बच्चे जो पीजी में रह रहे हैं उन्होंने एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग लिखा है। उनका परमानेंट एड्रेस हो सकता है यूपी बिहार का, लेकिन उन्होंने क्या लिखा? पीजी में चिट्ठियां भेजना आईसीआई, क्योंकि मुझसे, मैं बिहार में तो हूँ नहीं, मैं यूपी में तो हूँ नहीं, मैं तो अभी दिल्ली में पीजी में रह रहा हूँ। तो आप जो भी चिट्ठी भेजें वो दिल्ली भेजें, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ वो चिट्ठियां मुझ तक पहुंचे। घर वालों के पास चिट्ठी पहुंच के होगा क्या? तो आपको एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस देना पड़ेगा कि जब तक मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है आप इस पते पे मुझे संपर्क करते रहना। कौन? आरओ रजिस्ट्रार, तुम मुझसे इन 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 पतों पे संपर्क करना। नेक्स्ट, उसके अलावा क्या देना पड़ेगा? पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में क्या देना है? मेरा नाम क्या है, मेरा सरनेम क्या है, मेरा एड्रेस क्या है, मेरी नेशनैलिटी क्या है, ये मुझे बताना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ। इसके साथ क्या देना पड़ेगा? मैं तो कह रहा हूं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी दे दिया तो क्या ये अपने आप बता दिया? क्या आधार कार्ड पे सब लिखा होता है? आपका नाम, बाप का नाम, नेशनैलिटी, एड्रेस सब लिखा होता है ना?
तो प्रूफ ऑफ आईडी दिया मतलब सब डॉक्यूमेंट जमा कर दिए। इन केस ऑफ सब्सक्राइबर बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट, क्या कोई कंपनी भी किसी कंपनी की सब्सक्राइबर हो सकती है? कंपनी ओपीसी तो नहीं खोल सकती, क्या कंपनी किसी और कंपनी की शेयर होल्डर हो सकती है? हाँ, तो उस केस में जो बॉडी कॉर्पोरेट को डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, हमें वो डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने पड़ेंगे। सर, अगर कोई सब्सक्राइबर उसमें से डायरेक्टर बनना चाह रहा है तो उसको अलग से डिन नंबर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? डायरेक्टर बनने के लिए एक नंबर लेना पड़ता है, जैसे इनकम टैक्स जमा करने के लिए पैन नंबर लेना पड़ता है, ऐसे डायरेक्टर बनने के लिए क्या लेना पड़ता है? डिन नंबर। तो जब तक आपके पास डिन नंबर नहीं है, आप किसी कंपनी के क्या नहीं बन सकते? डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो प्लीज ध्यान से चेक करेंगे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, चेक करेंगे क्या गैप है, क्या डिफरेंस है इस पॉइंट और इस पॉइंट में, क्या चीज एक्स्ट्रा है, क्या डिफरेंस है, क्या सेम बातें हैं? नेम, सरनेम, फैमिली नेम, एड्रेस, नेशनलिटी ऑफ अ पर्सन। यहाँ कौन था? सब्सक्राइबर। यहाँ क्या है? पर्सन मेंशन्ड इन आर्टिकल से सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है सच अदर पर्टिकुलर इंक्लूडिंग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एज वी प्रेस्क्राइब। बस एक्स्ट्रा वर्ड क्या है? यानी ये किसके लिए लिखा गया है? जो डायरेक्टर बनना चाहते हैं। और ये किसके लिए लिखा गया है? जो सब्सक्राइबर है। अगर आप सब्सक्राइबर भी हो और आप क्या बनना चाहते हो साथ में? डायरेक्टर भी, तो साथ में क्या देना पड़ेगा आपको? डिन नंबर। ये वो बंदा है डायरेक्टर बनना चाहता हो, ये उसका डिन नंबर। ठीक है जी? अरे हाँ, और क्या देना है? बस जो बंदी का नाम मेंशन्ड है आर्टिकल्स में एज अ फर्स्ट डायरेक्टर, उसे अपने पर्टिकुलर ऑफ इंटरेस्ट बताने, उसको ये भी बताना है कि उसका और किस कंपनी में इंटरेस्ट है। जैसे मैं किसी बंदे को, हम ब्रिटानिया कंपनी खोल रहे हैं, ब्रिटानिया, मैं ब्रिटानिया कंपनी खोल रहा हूं और मैं उसमें मिस्टर रमेश को डायरेक्टर रखना चाहता हूं। तो रमेश जो डायरेक्टर बनेगा ब्रिटानिया कंपनी का, उस बंदे को ये बताना पड़ेगा कि रमेश तुरा और किस कंपनी में इंटरेस्ट है। तो बोल सकता है कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूं। वो बोल सकता है मैं तो पार्ले कंपनी में भी डायरेक्टर हूं। क्या इससे शेयर होल्डर का कुछ फर्क पड़ सकता है? यार ये तो पार्ले कंपनी में भी डायरेक्टर है, नहीं नहीं नहीं, इसको मत बनाओ डायरेक्टर। क्यों? क्योंकि ब्रिटानिया कंपनी में जो भी हम नया टेस्ट लाएंगे, क्या पता ये डायरेक्टर जाके वो इंफॉर्मेशन उसको लीक कर दे। तो एक डायरेक्टर जो बनना चाहता है, उसका और किस किस बॉडी कॉर्पोरेट और किस किस कंपनियों में इंटरेस्ट है, एज ए शेयर होल्डर, एज ए डायरेक्टर, एज अ पार्टनर, आपको वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आपको वो इंफॉर्मेशन भी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। तो पर्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन, कौन सा पर्सन? जिसका नाम आर्टिकल फर्स्ट सेक्टर में है, कि उसका दूसरी कंपनियों में, दूसरी पार्टनरशिप फर्म में क्या इंटरेस्ट है और क्या वो इस कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता भी है, कंसेंट फॉर्म है या नहीं है। ये सब डॉक्यूमेंट आपको जमा करने पड़ेंगे सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 के अंदर। पढ़ो, जल्दी से पढ़ेंगे सारे डॉक्यूमेंट। कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने, पढ़ो। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, पढ़ेंगे बेटा, बातें नहीं करेंगे। चौथा पॉइंट, पांचवा, छठा, सातवां। आपको लगता है ये अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, जो आईसीए 5 से 6 मार्क का पूछ सकता है कि कंपनी रजिस्टर करते समय किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है? क्या आईसीए छोटा क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि सब्सक्राइबर और फर्स्ट डायरेक्टर को कौन कौन से डिक्लेरेशन में क्या क्या बताना है? ये छोटा क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। कंपनी रजिस्टर करते समय हमें रजिस्ट्रार को कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं, प्लीज एक्सप्लेन। तो क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 7, ये सब लिख के आना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, हमने जो भी पर्टिकुलर्स की बात की, नाम बता, बाप का नाम बता, नेशनलिटी बता, ये सारी की सही बातें सब्सक्राइबर के ऊपर लगती हैं।
ये प्रोफेशनल्स के ऊपर नहीं लगती, यानी चार्टेड अकाउंटेंट एडवोकेट को ये इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं कि उसका बाप का नाम, नेशनैलिटी, नागरिकता, रेसिडेंशियल क्या है। क्यों? सीए ने जब डिक्लेरेशन दिया होगा, एडवोकेट ने जब डिक्लेरेशन दिया होगा, तो क्या लिखा होगा? मेंबरशिप नंबर। सीए से रजिस्टर्ड है ना तू, आईसीआई से, तो आईसीआई को सब पता होगा तू कौन है, तेरे पापा का नाम क्या है, तेरी नेशनैलिटी क्या है, तू तेरा घर का एड्रेस क्या है, ये सब पता होगा आईसीआई को, तो वो सब हम आईसीआई से निकलवा लेंगे। एडवोकेट है तो बार काउंसिल में मेंबर होगा, तो वो हम बार काउंसिल से सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे। तो तुझे देने की जरूरत, तो ये इंफॉर्मेशन देने की जरूरत किसको है कि पापा का नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, नेशनलिटी क्या है? एक नॉर्मल सब्सक्राइबर को, जो कंपनी का डायरेक्टर बनना चाह रहा है, उस इंसान को देने की जरूरत है। सीए को, प्रोफेशनल्स को ये सब एडवाइस इंफॉर्मेशन देने की जरूरत। हाँ हाँ हाँ, अरे हो चलो। एक बार सबसेक्शन 1 में आपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, तो सबसेक्शन 2 में क्या होगा? रजिस्ट्रार ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट and information filed shall register the all document and information in the register and issue करेगा क्या? Certificate of incorporation in the prescribed form to the effect that the proposed company is incorporated under this act. तो वो सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेगा और अपने रजिस्टर में, रजिस्टर एक्चुअली फिजिकल रजिस्टर तो होता नहीं, कंप्यूटर ही होता है, रजिस्टर में लिख लेगा कि हमने इस कंपनी को रजिस्टर कर लिया है, और आपको एक सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन दे देगा, मुबारक हो, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है। साथ में आपको सबसेक्शन 3 में एक नंबर अलॉट करेगा जिसको हम बोलते हैं सिन, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। जैसे जैसे ही आपने आईसीआई में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया तो आपको क्या मिला? CRO NRO 1001196। तो ये आपका क्या हो गया? रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब जहां कहीं भी आप एग्जाम फॉर्म भरोगे तो आपको क्या सबमिट करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन नंबर। ऐसी अगर आप mc.gov.in की वेबसाइट पे जाके किसी कंपनी की कोई इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? आपको सिन नंबर डालना पड़ेगा। उस सिन नंबर के डालते ही आप उस कंपनी की जो इंफॉर्मेशन चाहते हो वो देख सकते हो। तो आपको क्या मिल जाएगा, क्या अलॉट हो जाएगा? सिन नंबर। इसके अलावा आपने जो जो डॉक्यूमेंट अभी आरओसी को सबमिट किए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने पास भी संभाल के रखने हैं। कहां रखने हैं? कहां रखने हैं? तो कोई अगर आपसे पूछे रजिस्टर्ड ऑफिस की महत्वता क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्यों होना चाहिए, तो आपके पास आज लिखने के लिए एक पॉइंट मिल गया। क्या? रजिस्टर्ड ऑफिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहां मेंटेन करने होते हैं, ये उसकी पहली इंपॉर्टेंस हो गई। रजिस्टर्ड ऑफिस का क्या इंपॉर्टेंस है? सारे डॉक्यूमेंट यहां मेंटेन होते हैं। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हमें नॉलेज बढ़ेगी। इंटर में जाके आप दूसरा पॉइंट पहला क्या पढ़ोगे? रजिस्टर्ड ऑफिस में ही कंपनी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस की महत्वता क्या हो गई? कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग कहां होती है? रजिस्टर्ड ऑफिस में। तो ऐसे जगह जगह कंपनीज एक्ट में जगह जगह रजिस्टर्ड ऑफिस का महत्व जानते जाओगे, और एक दिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा रजिस्टर्ड ऑफिस की महत्वता क्या है, तो आप अलग अलग जगह से उठा के सारे पॉइंट लाइन से लिख दोगे। आई बात समझ? आज आपने एक महत्वता पढ़ी, क्या? कंपनी की बैलेंस शीट भी कहां रखी होती होगी? रजिस्टर्ड ऑफिस में। ठीक है, नेक्स्ट। फर्निशिंग ऑफ फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन या सप्रेस, छुपा दी, या तो गलत बताई या छुपा दी कोई मटेरियल फैक्ट जो बताना चाहिए था एट द टाइम ऑफ, क्या पता है डायरेक्टर ने अपना पर्टिकुलर ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया हो, या फिर आपने जो आधार कार्ड लगाया वो गलत लगाया, झूठा लगाया, एक्चुअली में वो आपका रेसिडेंशियल एड्रेस नहीं है। इफ एनी पर्सन फर्निश करता है कोई फॉल्स या इनकरेक्ट पर्टिकुलर ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, या फिर सप्रेस करता है, जो बताना चाहिए था वो बात छुपा लेता है, एनी मटेरियल इंफॉर्मेशन ऑफ विच, जिसका उसको पता है, विच ही इज अवेयर। तो यहाँ पे ना वो डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं, फ्रॉड। क्योंकि फ्रॉड और मिस में क्या अंतर है? क्या पढ़ा था आपने कंसेंट में? मुझे पता है मैं जो बोल रहा हूं कि वो झूठ है, लेकिन फिर भी कह रहा हूं जैसे सच है। और मिस में क्या था? मैं जो कह रहा हूं मुझे लगता है वो सच है, बट एक्चुअली में सच, बट मुझे बिलीफ है कि वो सच है। तो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है? तुझे पता था फिर भी तूने नहीं बताया, या हम कोई बात छुपा ली, तो इस केस में ही शैल बी लायबल, वो लायबल हो जाएगा फॉर एक्शन ऑफ फ्रॉड के लिए अंडर सेक्शन, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 447 में फ्रॉड की पनिशमेंट्स लिखी हुई हैं, बता रखा है किस चीज को फ्रॉड कहते हैं, और फ्रॉड है तो क्या पनिशमेंट होगी, ये बातें कहाँ लिखी हुई हैं? 447 में। पढ़ने को कहाँ मिलेगी? सी इंटर में। इसका आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं,
ये कौन सा सेक्शन है? 447। इसमें मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है? 10 साल की जेल। लेकिन एक्चुअली में लॉ में क्या लिखा है ये हम इंटर में पढ़ेंगे, सेक्शन 447। यहाँ पे तो बस एक हिंट देके छोड़ दिया। कहां फंसोगे? 447। 447 होता क्या है? अभी के लिए गूगल कर लो, अदरवाइज कब पढ़ने को मिलेगा? सी इंटर में। सब सेक्शन 6, अगर कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है और कंपनी तो बिजनेस कर रही है भाई, कंपनी के बिजनेस कर रही है, उसके 4 साल बाद पता चला कि जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे वो डॉक्यूमेंट्स क्या थे? फॉल्स, या उसमें ये बात नहीं छुपी हुई थी, या ये बात गलत बता रखी थी। 4 साल बाद पता चला। कंपनी तो रजिस्टर्ड होके बिजनेस भी करने लगी, कंपनी तो सेल परचेज भी कर रही है, क्रेडिटर्स ने उसमें इन्वेस्ट भी कर दिया, बहुत सारे लोगों ने कंपनी को लोन भी दे दिया। ओ, अब क्या? पढ़ो। वेयर at any time after the incorporation of a company it is proved that the company has been incorporated by furnishing any false or incorrect information या फिर representation और by suppressing छुपाना एक material fact या फिर कोई ऐसी information जो कि in any document या in any declaration filed or made for incorporating such document or by fraudulent action। ये सारे और पढ़ पाए आप? दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो। वेयर, वेयर, आप चाहो ना तो उसे जब नोट्स बनाओ तो तोड़ देना। वेयर एट एनी टाइम आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इट इज प्रूव्ड दैट, इट इज प्रूव्ड दैट द कंपनी हैज बीन गॉट इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग, पहला पॉइंट, बाय फर्निशिंग एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन और सप्रेसिंग एनी मटेरियल फैक्ट और इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन फैक्ट के साथ जा रहा है कि आपने कोई मटेरियल फैक्ट नहीं बताया या आपने कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं दी इन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट और डिक्लेरेशन फाइल्ड और मेड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग सच कंपनी, और या फिर क्या? फ्रॉडुलेंट एक्शन। किस तो कौन फंसेगा? प्रोमोटर तुम फंसोगे, पहला बंदा। और कौन फंसा पर्सन? द पर्सन नेम्ड एज अ फर्स्ट डायरेक्टर, दूसरा बंदा। और कौन? एंड द पर्सन मेकिंग डिक्लेरेशन अंडर दिस सेक्शन, तो थर्ड डिक्लेरेशन देने वाला फंसेगा। फॉर द एक्शन ऑफ फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। तो यहां प्रमोटर वर्ड लिखा है इसलिए हमने ऊपर जाके प्रमोटर की क्या पढ़ी थी? परिभाषा। कौन है प्रमोटर? ये वो लोग हैं प्रमोटर। आई बात समझ? अरे हाँ। नेक्स्ट, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पास करेगा। ट्रिब्यूनल मतलब से कौन? एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि एनसीएलटी क्या है। एनसीएलटी एक एडीआर है। एडीआर मतलब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जो कोर्ट के पैरेलली वर्क करता है। या तो आप केस कहां लेके जाते हो? कोर्ट में। या केस कहां लेके जाते हो? आर्बिट्रेशन, एडीआर के पास। तो एनसीएलटी एक एडीआर है किसके लिए? कंपनीज एक्ट के लिए। यानी कंपनी जो भी घपले करेंगी उनकी सुनवाई कहां होगी? एनसीएलटी में। एनसीएलटी नहीं सुलटा पाई तो कहां जाएंगे? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन पहले प्रॉब्लम कौन सुलटाएगा? जिससे कोर्ट का काम कम हो जाएगा। तो अगर एनसीएलटी को पता चलता है कि आपने कोई ऐसी कंपनी खोली है जिसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन इंक्लूड थी, जिसमें कोई आपने मेन बात छुपा ली थी, अब कंपनी तो खुल चुकी है, अब क्या करें? तो ट्रिब्यूनल, ध्यान से पढ़ना। तो ट्रिब्यूनल where a company has been got incorporated by furnishing false or incorrect information। तो जिन्होंने इंफॉर्मेशन गलत दी उनमें तो चले गए जेल। कौन चले गए? प्रमोटर, फर्स्ट डायरेक्टर, या जिसने गलत डिक्लेरेशन दिया वो गए। लेकिन बाकी क्या? कंपनी का क्या? ये तो आपने उन लोगों के साथ किया जिन्होंने गलत काम किया, कंपनी का क्या होगा उसका बताओ। तो सर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी गलत मिलने की वजह से कंपनी खुलती है तो ट्रिब्यूनल में on an application made to it, on being satisfied that the situation so warrant, pass such order as it may thinks fit। कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है जो उसे ठीक लगे फॉर द रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, इंक्लूडिंग वो चेंजेस भी कर सकता है इफ एनी, अगर जरूरत पड़ी तो। किसमें? एमओएंडए में। इन द पब्लिक इंटरेस्ट और इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड इट्स मेंबर एंड क्रेडिटर। वो कंपनी के डायरेक्टर बदल भी सकता है अगर वो चाहे तो। बाकी जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर थे उन्होंने तो फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दी, वो तो 447 में जेल चले गए। तो अब नया डायरेक्टर कौन होगा?
ट्रिब्यूनल वो भी बदल सकता है। दूसरा, वो मेंबर की लायबिलिटी क्या कर सकता है? अनलिमिटेड। क्या पता किसी बंदे ने कंपनी इसलिए खोली हो कि पहले लोगों से पैसा लेंगे और बाद में उस पैसे को लेके एज ए सैलरी भाग जाएंगे, बाद में कंपनी पंगे में आएगी, और कंपनी पंगे में आएगी तो कंपनी को लायबिलिटी चुकानी होगी, और मेरी लायबिलिटी तो लिमिटेड है। मैं तो 10 रुपए का शेयर लिया था, तो मेरे को कितने रुपए देने हैं? सिर्फ 10। वो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, और मेरे से पेनल्टी तो ले नहीं सकते। तो हमें पता चला कंपनी खोलने का इंटेंशन क्या है, दुनिया के साथ फ्रॉड करना। तो हमने उस केस में मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड कर दी। ट्रिब्यूनल ने क्या बोला? मेंबर तेरी लायबिलिटी कितनी? लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए का शेयर है। कोई बात नहीं भाई, शेयर होगा 10 रुपए का, तूने 10 रुपए पे भी कर दिए होंगे, लेकिन अगर हमें ये पता चलता है कि बहुत नुकसान होगा, जिससे क्रेडिटर का पैसा नहीं मिल पाएगा, तो हम तुझे ये कहेंगे जा घर जा और घर पे अपनी ज्वेलरी बेच, घर बेच, कुछ भी बेच, पैसा लेके आ, ताकि उससे क्रेडिटर की पेमेंट हो सके। तो हमने ऐसा करके क्या किया? इतनी हैवी पनिशमेंट लगा दी। क्या कोई बंदा गलत इंफॉर्मेशन की कंपनी खोलेगा? क्योंकि उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। और कौन सा रूल पास कर सकते हैं? वो कंपनी का नाम ही काट देंगे रजिस्टर्स में से, बोल देंगे कंपनी कंपनी ही नहीं है। या फिर कंपनी के लिए एक ऑर्डर पास करेंगे, इस कंपनी को वाइंड अप करो, इस कंपनी की सारी एसेट्स बेची जाए और सारी लायबिलिटीज की पेमेंट करो। पेमेंट अगर नहीं हो पाती है तो मेंबर को अनलिमिटेड लायबल कर दूंगा मैं, ताकि वो घर से पैसा लेके आए। या फिर वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं जो उन्हें ठीक लगे। लेकिन अगर ए बी सी डी ई ऐसा कोई भी ऑर्डर वो पास करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं ऑडी एल परम। एल परम, ए एल पी ई आर एम, ऑडी एल परम पार्तम। ऑडी एल परम पार्तम का मतलब होता है अपनी बात कहने का मौका देना। भगत सिंह को हम फांसी की सजा सुना रहे थे, तो भगत सिंह अंकल ने क्या बोला? जज साहब मुझे भी तो मेरी बात रखने का मौका दो। हाँ, मैंने बॉम्ब फोड़ा, लेकिन बॉम्ब में कोई शार्पनेस नहीं थी, उस बॉम्ब में कोई केमिकल नहीं थे जिससे कोई इंसान मर सके। मैंने तो बॉम्ब इतनी दूर फेंका कि किसी इंसान को लगे भी ना। और उस बॉम्ब फेंकने का मकसद किसी को मारना नहीं, बल्कि अपनी बात गोलों तक पहुंचाना था, ताकि आप मुझे कटघरे में खड़ा करें। कटघरे में मीडिया वाले भी आएंगे, तो मैं अपनी जो भी बातें कहूंगा मीडिया के तहत वो बातें आम जनता तक पहुंच पाएगी, तो मुझे मेरी बात कहने का मौका दिया जाए। तो भगत सिंह अंकल जी से क्या छीन लिया गया था? ऑडी अल्परम पातम। वो अपनी बात ही नहीं रख पाए। एक इंसान को आप दोषी पहुंचाना चाहते हो, लेकिन पहले उसे पूछ तो लो। किसी ने दोष लगाया कि भाई इस इंसान ने गलत किया, पहले उस इंसान से पूछ तो लो कि तू तेरा वर्जन क्या है। ये तो इसका वर्जन है स्टोरी का, तू अपना कहानी का वर्जन बता। तो हर इंसान को अपना वर्जन रखने का हक है। ये एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसे बोलते हैं ऑडी एल्परम पातम, अपनी बात रखने का मौका देना। इसको सिंपल इंग्लिश भाषा में क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हम आपकी कंपनी को बंद कर रहे हैं। रुको सर साहब, मेरी बात तो सुन लो। वो डॉक्यूमेंट गलत नहीं था, आपको लग रहा है गलत था। एक्चुअली कुछ दिनों पहले मैं दिल्ली में रहता था, तो मेरा आधार कार्ड दिल्ली के एड्रेस पे था। अब मैंने अपना एड्रेस चेंज कर लिया और अब मैं यूपी में रहता हूं। अब मेरा आधार कार्ड बदल गया। मैंने आपको गलत आधार कार्ड नहीं दिया था, ये बता रहा हूं। देखो आधार कार्ड नंबर तो सेम ही है। ओ चलो ठीक है, तुमने कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट नहीं दिया, कोई बात नहीं, रहने दो। आई बात समझ? तो आपको पहले अपनी बात रखने का क्या दिया जाएगा? मौका। उसके बाद आपकी बातें कंसीडर करने के बाद, आपकी बातें सुनने समझने के बाद ही कोर्ट या ट्रिब्यूनल ऐसा कोई डिसीजन पास करेंगे। तो डिसीजन पास करने से पहले क्या मिलेगा? मौका। और मौके की बात को कंसीडर सुनने के बाद ही वो कोई ABCDE का डिसीजन पास करेंगे। आई बात समझ? अरे बोलो हाँ। आज के टाइम पे ये पूरा सेक्शन 7 का एक ही फॉर्म है। उस फॉर्म को हम सिंपल भाषा में स्पाइस कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। जिसके तहत एक फॉर्म होगा जो आप डाउनलोड करेंगे, उस फॉर्म में इंफॉर्मेशन सबमिट कर देंगे और दोबारा फॉर्म अपलोड कर देंगे। कहाँ? MCA की वेबसाइट पे www.mcab.gov.in पे। तो आजकल ये सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली होता है, तो इलेक्ट्रॉनिकली आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट नहीं, एक ही फॉर्म के अंदर सारी बातें भर के जमा कर। जैसे आपने अभी अभी अपना एग्जाम फॉर्म जमा किया होगा, तो ऐसे ही ऐसे ऐसे ही कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करना होगा तो कहाँ जमा करेंगे? MCA.gov.in पे। हाँ हाँ हाँ, उस फॉर्म का नाम क्या है?
स्पाइस। क्या नाम है? हमारे एग्जाम में एमसीक्यू नहीं आने वाले फाउंडेशन में, इसलिए मैं स्पाइस का फुल फॉर्म भी याद रखने की जरूरत नहीं है, वरना अगर हमारे एग्जाम में एमसीक्यू आते तो फुल फॉर्म भी याद करनी पड़ती। क्यों? स्पाइस की फुल फॉर्म क्या होती है? 1 2 3 4, उसमें से एक गलत होती तो मैं सही पे टिक मारना पड़ता। अभी आप पूरा का पूरा सेक्शन 7 पढ़ रहे हैं एक बार फुल फ्लेज मैनर में। पढ़ो, फुल फ्लेज पढ़ो, पढ़ो, शुरू हो जाओ। देखो, बातों को तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो पढ़ना आसान हो जाएगा, अगर बातें करोगे फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला। और बातों को रटंत विद्या के नॉलेज से पढ़ोगे, मतलब अगर आप ऐसे पढ़ने पड़ गए, अगर आप ऐसे पढ़ोगे सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड, ऐसे तो फिर कुछ समझ नहीं आता। आपको बातें अपने आप से करनी है पढ़ते समय। इन 3 लाइनों में क्या लिखा है? इन 3 लाइनों में लिखा है कि कंपनी अगर रजिस्टर होना चाहती है तो उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है रजिस्ट्रार को। कौन से रजिस्ट्रार को? जिसके जुरिडिक्शन में वो रजिस्टर्ड ऑफिस खोलेगी। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने? पहला एमओए, एओए। कौन साइन करेगा? सब्सक्राइबर। इसके अलावा डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी उस इंसान को जो इंसान कंपनी के फॉर्मेशन में जुड़ा हुआ था, एंगेज था। साथ में कौन देगा? वो इंसान भी जिसका नाम आर्टिकल में एज अ डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी लिखा हुआ है। ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि जो भी रिक्वायरमेंट्स थी इस एक्ट की, रूल्स की, वो सारी कंप्लाई की गई है। और क्या डॉक्यूमेंट? डिक्लेरेशन दिया जाएगा सब्सक्राइबर के द्वारा एंड उस इंसान के द्वारा जो कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है, क्या कि मैं कन्विक्ट नहीं हुआ प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट के चक्कर में, मैं गिल्टी नहीं पाया गया फ्रॉड और ब्रीच ऑफ ड्यूटी के चक्कर में पिछले 5 सालों में। प्लस जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूं ये सारी इन्फॉर्मेशन ट्रू एंड करेक्ट है अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज एंड बिलीफ। इसके अलावा क्या बताएगा? एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, जब तक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस खुल नहीं जाता आप मुझसे इस पते पे संपर्क करना। उसके अलावा क्या बताएगा? अपना नाम, अपना पता, अपना सरनेम, अपना नेशनलिटी। और अगर डायरेक्टर बनना चाह रहा है तो क्या बताना पड़ेगा? दिन भी। जो बंदा डायरेक्टर बनना चाह रहा है उसे अदर पर्टिकुलर ऑफ इंटरेस्ट एरियाज भी बताने पड़ेंगे। अगर आपने साइड डॉक्यूमेंट दे दिए तो सबसेक्शन 2 में आपको क्या होगा? कंपनी रजिस्टर कर लेगी और आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगी। सबसेक्शन 3 में क्या मिल जाएगा? सिन। सबसेक्शन 4 में आपको जो भी डॉक्यूमेंट मिले कहां रखने पड़ेंगे? रजिस्टर्ड ऑफिस। सेक्शन 5 में जिस भी इंसान ने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है उसके ऊपर कौन सी पेनल्टी लगेगी? 447। और जिस इंसान के गलत इंफॉर्मेशन देने के बाद कंपनी रजिस्टर्ड हो गई तो क्या होगा? तो वो लोग तो जेल जाएंगे जाएंगे। इसके अलावा ट्रिब्यूनल उस कंपनी के ऊपर कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है जो ठीक लगे। वो इवन डायरेक्टर को चेंज कर सकता है, वो मेमोरेंडम एओए में चेंजेस कर सकता है। इसके अलावा वो मेंबर की लायबिलिटी को अनलिमिटेड कर सकता है। इसके अलावा वो कंपनी का नाम रजिस्टर में से काट सकता है। इसके अलावा वो कंपनी को वाइंड अप करवा सकता है। कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है जो उसको ठीक लगे। लेकिन ऐसा कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले वो क्या देगा? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ऑडी एल्परम पातम। उसकी बात को कंसीडर करने के बाद ही वो कोई डिसीजन पास करेगा। आज के टाइम में इस पूरे फॉर्म का सिंपल नाम क्या है? वाइस। तो इतना मुश्किल था नहीं रिवीजन करते समय। लेकिन अगर आप कैसे पढ़ने बैठोगे इतने गंदे, इफ एनी पर्सन फर्निश एनी फॉल्स, सर समझ नहीं आया सर, लोगों को समझ आता ही नहीं है। पढ़ो तो क्या लिखा है। अगर धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको हर बात समझ आएगी। और अगर बच्चा कैसे पढ़ने बैठ गया, इफ एनी पर्सन, अरे थोड़ा जोश के साथ पढ़ो, मन के साथ। इफ एनी पर्सन फर्निश कर रहा है क्या? फॉल्स और इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, या फिर सप्रेस कर रहा है मटेरियल इंफॉर्मेशन विच इज, जिसका उसके बारे में अवेयरनेस थी, इन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार इन रिलेशन टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, तो ही शैल बी लायबल फॉर एक्शन ऑफ फ्रॉड अंडर सेक्शन। तो जहां जहां कॉमा लगा है वहां रुकना होता है। कॉमा का मतलब ही क्या है? पॉज लो। लेकिन ऐसे पढ़ो, इफ एनी पर्सन फर्निश फॉल्स इंफॉर्मेशन, तो समझ नहीं आ रहा। पढ़ा तूने? हाँ सब पढ़ा। उसे पढ़ना नहीं कहते, पढ़ना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ। हमने अभी क्या क्या पढ़ा? प्रोमोटर की परिभाषा। दूसरा क्या पढ़ा? सेक्शन 3, पब्लिक कंपनी खोलने के लिए 7 लोग, प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए 2 लोग, ओबीसी खोलने के लिए 1 इंसान।
फिर हमने पढ़ा सेक्शन 7। सेक्शन 7 पढ़ते पढ़ते मैंने आज आपको अभी एक होमवर्क दिया है, दूसरा होमवर्क तो नहीं दिया। वो होमवर्क ही है क्लासिफिकेशन ऑफ, ये होमवर्क हो गया आपको। घर जाके क्या पढ़ना है, नॉमिनल कैपिटल जिससे हम रजिस्टर्ड होते हैं, इशूड कैपिटल जो हम लोगों को इशू करते हैं, उसमें से जो लोग हमसे खरीदना चाहते हैं सब्सक्राइब, हम उसमें से जो पैसा मांगते हैं कॉल्ड अप, जो लोगों ने पैसा दिया पेड अप। इसके अलावा ये होमवर्क नहीं है, सिर्फ कंटेंट पे जोर देना, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एमओए के कंटेंट क्या होते हैं, नेम, स्टेट, ऑब्जेक्टिव, लायबिलिटी ऑफ मेंबर, ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइबर और ओपीसी है तो नॉमिनी का भी नाम। हमने इन जगहों पे थोड़ा सा नजर मारी उस टॉपिक को पढ़ते समय। हाँ हाँ हाँ, प्लीज इतना पढ़ के आना। चलो आज के इतना काफी। जगप्रीत अपॉर्चुनिटी के बाद वाले पॉइंट में कि उसकी बात सुनने के बाद वो कंसीडर करेगा। कंसीडर, देखो पढ़ो क्या लिखा है। जगप्रीत के लिए मैं बता दूं, पढ़ो जगप्रीत क्या लिखा है। वो यहां लिख रहा है कि जो भी आपने अपनी बातें बताई होंगी, ट्राइब्यूनल उन बातों को कंसीडर करेगा। ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी, जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, इंक्लूडिंग द ऑब्लिगेशन इफ एनी कॉन्ट्रैक्टेड और पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी। वो इन सब बातों को कंसीडर करने के बाद ही कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी का क्लॉज ठोकेगा। मतलब ए बी सी डी ई में उसको जो भी इशू लगाने हैं कि लायबिलिटी हो गई, अनलिमिटेड हो गया आपकी, ऐसा कुछ भी करने से पहले वो आपकी बात को कंसीडर करेगा, उसके बाद ही डिसीजन लेगा। ठीक है, ओके, चलो टाटा बाय बाय।